हाय हेलो नमस्ते। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। चूंकि अभी फरीदाबाद में हम पहली बार कविशाला मीटअप का आयोजन कर रहे हैं और ईवेरा ने काफी सहयोग किया। मीटअप का लक्ष्य रहता है कि एक तो पहले तो मिल सकें जो लाइक माइंडेड लोग हैं, पोएट्री, लिटरेचर, साहित्य के आसपास क्या गतिविधियां चल रही हैं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, अलग अलग भाषाओं से लोग आते हैं, तो एक बातचीत हो सके। कोई ऐसा औपचारिक कोई प्रायोजन भी नहीं रहता है कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, बातचीत हो, साहित्य की बातचीत हो, वो ज्यादा फोकस रहता है कविशाला मीटअप में। अभी 5 तारीख आ गई है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो आज की जो कविशाला मीटअप की शुरुआत में एक कविता है जो प्रकृति के आसपास कुछ बोलती है और काफी लोगों ने सुनी होगी। काफी पुरानी कविता है मेरी है कि मानते हैं प्रगति पथ पर तुम बहुत आगे बढ़े हो, बादलों से और ऊपर चांद तारों पर चढ़े हो, जलधि अंबर एक एक करके स्वर्ग धरती पर बनाए और मरुस्थल में भी तुमने मृदु अंबु के अंचल बहाए। ब्रह्म का नित्य शोध करके ब्रह्म ज्ञानी तुम कहाए, मौत के मुख से भी तुम जिंदगी वापस ले आए। अरे मगर चाहते क्या कोकिला भी गीत अब गाए नहीं, क्या मधुर पुष्पों के उपवन है तुम्हें भाए नहीं। प्रश्न उठते ही रहे पर कुछ नहीं उत्तर मिले, आदमी से आदमी के फासले बस बढ़ चले। तो लास्ट में एक जो नेचर है वो राइटर से या पोएट से जिसने भी कविता लिखी उससे रिक्वेस्ट करता है कि नाज से मुक्ति की ऐसी एक दुनिया बनाओ, नाज से मुक्ति की ऐसी एक दुनिया बनाओ, शांति हो, सद्भाव हो, विध्वंस के सब नाश हो। तो मुझे लगता है कि आज के मीटअप की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा तेजेश्वर जी को। हाय सर। नमस्कार, मेरा नाम तेजेश्वर सिंह है। मैं आपको कुछ अशार सुनाऊंगा। मैं हिंदी उर्दू में लिखता हूँ और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपको वाह करना आता है तो एक बार करके दिखाएंगे मेरे को एक बार। हाँ, तो ऐसे आप शुरू करते रहना जिससे मेरा जो मनोबल है वो बना रहे। तो अर्ज किया है कि जैसे मेहताब को हर मजहब की इजाजत हो गई, मेहताब बोलते हैं चांद को, जैसे मेहताब को हर मजहब की इजाजत हो गई, हम ऐसे टूटे कि तेरे बिन जीने की आदत हो गई। हम ऐसे टूटे कि तेरे बिन जीने की आदत हो गई, और अब तो नफ्स देख कर भी मर्ज मालूम नहीं होता, और अब तो नफ्स देख कर भी मर्ज मालूम नहीं होता, ऐसे कि जैसे बिना मरहम के जख्मों को राहत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ अशार सुनाता हूँ मैं आपको। कहा है कि मुझे खामोशी से जीना आ गया, मुझे खामोशी से जीना आ गया, तेरी तस्वीर से बात करना आ गया, तेरी तस्वीर से बात करना आ गया, और आंसू बगावत पर उतर आए हैं अब मेरे, आंसू बगावत पर उतर आए हैं अब मेरे, मुझे कुछ यूं वक्त से लड़ना आ गया, मुझे कुछ यूं वक्त से लड़ना आ गया। और अब शेर सुनिएगा आप कि बंटवारे की लकीर कुछ यूं गुजरी दिल से, बंटवारे की लकीर कुछ यूं गुजरी दिल से कि मेरे मोहब्बत का घर लाहौर में आ गया। कुछ अशार मैंने लिखे हैं, माँ के ऊपर लिखे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। कहा है कि बीमारी में घर का हर काम करते देखा है, मैंने हूबहू खुदा को जमीन पर देखा है, मेरा गुमसुम सा चेहरा देख छुप छुप के रोते हुए देखा है, मैंने माँ की आंखों में एक सैलाब का समंदर देखा है। बहुत से नामुमकिन कामों को बनते देखा है, बहुत से नामुमकिन कामों को बनते देखा है, मैंने स्वर्ग से दुआओं का काफिला अपनी ओर बढ़ते देखा है, मैंने हूबहू खुदा को जमीन पर देखा है। आप लोग राजनीति समझते होंगे, कुछ लोग बड़ी उम्र के भी हैं, मैंने देखा है, तो कुछ मैं ऐसी चीजें सुनाऊंगा आपको, शायद कुछ लोगों को समझ में आए, ना भी आए, और जिनको ना आए वो पूछ सकता है मेरे से। तो मैंने कहा है कि मुझे मोहब्बत का विधेयक पास करना था। जब लोग राजनीति में होते हैं, अलग अलग पार्टियों में होते हैं और अलग अलग कोई एक दूसरे से मोहब्बत कर लेते हैं, तो क्या स्थिति रहती होगी उनके सामने, आप देखिए कि मैंने मोहब्बत का विधेयक पास करना था और तू विपक्ष में बैठी मुस्कुराती रही, और मैंने जब जब सदस्य इकट्ठा करना चाहे तो विरोध में वोट डाल के जाती रही, तू विरोध में वोट डाल के जाती रही, और मुझे इंतजार है तेरी जमानत जब्त होने का, मुझे इंतजार है तेरी जमानत जब्त होने का, पर तू एक तरफा बहुमत का गीत गाती रही, और दिल तो तेरा भी राज्यसभा में लगता था, दिल तो तेरा भी राज्यसभा में लगता था, पर तू लोकसभा के चुनाव का गीत गाती रही। तो एक स्टोरी टेलिंग है, छोटी सी, मेरी फेवरेट है, और मैं इसको जहां भी जाता हूं वहां सुनाता हूं, और ये मेरी फेवरेट है। आप इसमें की यात्रा समझ में आएगी आपको, जो भी इस कड़ी से गुजरा होगा, जो भी इस माहौल से गुजरा होगा, अपनी कुछ लोगों को मैं कहना चाहता हूँ अपनी जवानी के दौर में गुजरे होंगे, जिससे हम अभी गुजरते हैं। तो सुनिएगा कि एक तिरस्कार से शुरू हुई मोहब्बत ने
मेरे हाथों का हुनर बदल दिया, और उसके गले लगने पर तेरी पेशानी पर शिकन न थी, और हमने तुझे चाहने का इरादा बदल दिया, और हमने तुझे चाहने का इरादा बदल दिया। पर तेरी आजमाइश एक जगह रुकने वाली कहाँ थी, तेरी आजमाइश एक जगह रुकने वाली कहाँ थी। तूने इस्तेमाल किया फिर उसे भी बदल दिया, और मेरे कांधे पर पड़ी तेरी जुल्फों की गवाही भी थी, पर तूने मोहब्बत की अदालत में दौलत और वफा को बदल दिया। और ये गमज़दा रहने की कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई जैसे बीच मझधार में कश्ती ने साहिल बदल दिया, और ताश के पत्तों की तरह बट गई है जिंदगी मेरी, ताश के पत्तों की तरह बट गई है जिंदगी मेरी, जैसे एक भरी महफिल में एक रानी ने राजा बदल दिया। कुछ अशार तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी कि मेरे ख्वाबों का एक ये सवाल काफी है, मेरे ख्वाबों का एक ये सवाल काफी है, जिंदा रहने के लिए तेरा ख्याल काफी है, जिंदा रहने के लिए तेरा ख्याल काफी है। और खुदा की नेमत है कि बुलंदी का उरूज नसीब हुआ, उरूज बोलते हैं तरक्की को, कि खुदा की नेमत है कि बुलंदी का उरूज नसीब हुआ, जमाने की नजर में तो गम का मलाल काफी है। और आखिरी मुलाकात पर हंसते हंसते रो पड़ी वो, आखिरी मुलाकात पर हंसते हंसते रो पड़ी वो, उसकी आंखों में बिछड़ने का जवाल काफी है। कहना चाहूंगा कि इन आंसुओं की कोई कीमत थोड़ी होती है, इन आंसुओं की कोई कीमत थोड़ी होती है, सच्ची मोहब्बत यूं जाया थोड़ी होती है। और इस कदर टूटे हैं जज्बात, हालात, नींद और वो तस्वीर, इस कदर टूटे हैं जज्बात, हालात, नींद और वो तस्वीर, इतने टुकड़ों की रफू थोड़ी होती है। थैंक यू सो मच। इतने टुकड़ों की रफू थोड़ी होती है। और खतों को फाड़ते वक्त लफ्जों ने मुझसे कहा, खतों को फाड़ते वक्त लफ्जों ने मुझसे कहा कि एक बेवफा के लिए तालीम की रद्दी थोड़ी होती है। सुनिए कि वो शामें आज भी याद है मुझे, वो शामें आज भी याद है मुझे, सिर्फ एक जन्म में तो कैसे भूल पाऊंगा तुझे। और इस कहानी का अंजाम खुदकुशी ना होता, इस कहानी का अंजाम खुदकुशी ना होता, तेरे बच्चे अगर मामा ना कहते मुझे। ये एक लास्ट सुनाना चाहूंगा मैं आपको, और इसमें भी आपको एक यात्रा नजर आएगी कि जब उसकी शादी होगी और उसने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया और मैं चन्ना मेरे भी नहीं गा पाया, तो मेरे साथ क्या हुआ होगा सुनिए। कि एक दास्तां को छोड़कर उसने जब सारे रिश्ते किनारे किए थे, एक दास्तां को छोड़कर उसने जब सारे रिश्ते किनारे किए थे, वो शहर फिर देखना है जहां उसने 7 फेरे लिए थे, वो शहर फिर देखना है जहां उसने 7 फेरे लिए थे। और किए थे मुझे भूलने के लाखों जतन, और किए थे मुझे भूलने के लाखों जतन, पर मेरी यादों ने उसकी हिचकियों पर दस्तखत किए थे। और कैसे छू पाएगी वो किसी गैर का बदन, जिसके अश्कों के प्याले मैंने भर भर पिए थे। और उसी रास्ते पर फिर मुलाकात होगी, उसी रास्ते पर फिर मुलाकात होगी, जिस रास्ते पर ना मिलने के वादे किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तेजस्वर जी, आपने मोहब्बत की बहुत बात की। तो एक लाइन है कि मोहब्बत से गुजरे मैं खाने को जाना है, दोनों में फर्क ही क्या है, बस होशी तो गंवाना है। मैं आगे इसी के साथ बुलाऊंगा शिप्रिका जी को। सभी सुनने वालों को शिप्रिका का प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है शिप्रिका सक्सेना आचार्य, और लोग कहते हैं कि जनरली लोगों के पेन नेम बड़े छोटे से होते हैं, तो इतना लंबा नाम क्यों? खुद का नाम इतना लंबा है, उसके बाद सरनेम इतना लंबा, फिर एक और सरनेम इतना लंबा। तो जो लोग मुझे पहले सुन चुके हैं उन्हें पता है, उन्हें दोबारा बोर होना पड़ेगा, पर जो पहली बार सुन रहे हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और हमारा कोई बायोलॉजिकल भाई नहीं है। तो मैं कुछ यूँ कहती हूँ कि आचार्य सरनेम तो पति ने दिया है, तो उसे तो निश्चय ही जिंदगी भर निभाना है। आचार्य सरनेम तो पति ने दिया है, तो उसे तो निश्चय ही जिंदगी भर निभाना है, पर सक्सेना नाम की धरोहर को भी तो आगे लेके जाना है। तो इसीलिए शिप्रिका सक्सेना आचार्य। और अगर आज की कॉम्पोजिशन आप लोगों को पसंद आती है, आप लोग की तालियां मिलती हैं, तो इस तालियों की हकदार आज मैं नहीं होंगी, कोई और है, मेरे फादर इन लॉ, जिन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मैं सत्य घटनाओं पर ही लिखती हूँ, जो भी कुछ आसपास हो रहा होता है रियलिटी उसी पर लिखती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था इस विषय पे लिखने के लिए, तो ये लिखा है मैंने, लेकिन मैं इसका विषय अभी भी चूज नहीं कर पाई हूँ कि इसका टाइटल पोयम का क्या होना चाहिए। रिसेंटली एक बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे देश में, पहलगाम अटैक जिसको कहते हैं।
मैं सिर्फ शुरू करती हूँ बिना कुछ समय लिए। आखिर में अगर आप लोग कोई टाइटल दे पाए इस पोयम को तो कहिएगा। कहते हैं जहाँ इस धरती पर स्वर्ग है। तो ये कविता मैंने 3 पोर्शंस में बांटी है, छोटी सी कविता है। कि पहले जो पहलगाम में प्लान कर रहे थे ट्रिप पे जाने के लिए, ये बेसिकली उन लोगों की तरफ से है जिनके घर के सदस्य अपनी जान गवा चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे आपने यूट्यूब पे क्लिपिंग्स देखे होंगे, इंटरव्यूज दिए हैं। तो वो एक्चुअली अगर पोएटिक फॉर्म में कुछ कहेंगे तो वो क्या कहना चाहेंगे, ये उनकी तरफ से। तो पोयम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो कुछ उन्होंने प्लान किया था जाने का, दूसरा जो वहां हुआ, और तीसरा जो हमारे देश की तरफ से उधर जवाबदेही हुई। तो कहते हैं जहाँ इस धरती पर स्वर्ग है, मेरे शहर और वहाँ की जमीन में बहुत फर्क है। तो सोचा चलो ये फर्क जी कर आएंगे, इस बार छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। कुदरत का ये तोहफा मिनी स्विट्जरलैंड जिसका दूसरा नाम है। खूबसूरत वादियों से सराबोर जहाँ दूर दूर तक सुकून और आराम है, और लफ्जों में बता पाना शायद ही मुमकिन हो। वो जन्नत जिसे प्यार से कहते हम पहलगाम है। उस जन्नत को आंखों में भर कर आएंगे, उस जन्नत को आंखों में भर कर आएंगे, इस बार छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। अपनों के साथ ये सफर आखिरी होगा, जो पल कैद किया कैमरा में वो पल आखिरी होगा। प्लान तो यही था कि सुनहरी यादों का एक सूटकेस साथ भर कर लाएंगे। सोचा था इस छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। तो ये आगे की 4 लाइनें कहती हूँ कि जो हुआ जैसा हुआ उस पर अब तक यकीन नहीं होता, जो हुआ जैसा हुआ उस पर अब तक यकीन नहीं होता। आंखें खुले और ये बुरा सपना ही हो बस, इसे मानकर दिल आज तक नहीं रोता। जो हुआ जैसा हुआ उस पर अब तक यकीन नहीं होता, आंखें खुले और ये बुरा सपना ही हो बस, ये मानकर दिल आज भी खुलकर नहीं रोता। नहीं मालूम था अपने अपनों को खोकर इस सफर की कीमत चुकाएंगे। सोचा था इस बार छुट्टियों में कश्मीर जाएंगे। अब ये आगे की लाइनें डेडिकेटेड हैं कि जो भी वहाँ हुआ। खुश थे, बहुत खुश थे, पहलगाम को निहार रहे थे, कुदरत के उन हंसी नजारों को नजरों में उतार रहे थे। फिर यूं हुआ अचानक से एक गिरोह के कुछ लोग जो इंसानों जैसे ही लगते थे। अचानक से एक गिरोह के कुछ लोग आए जो इंसानों जैसे ही लगते थे। डील डॉल हाव भाव, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, ये तो हम जैसे ही दिखते थे। पर ये गलत फहमी थी। आदमखोर थे, हैवान थे, जानवर थे, हत्यारे थे। इंसानों जैसे दिखने वाले कायर वो सारे के सारे थे। आदमखोर थे, हैवान थे, जानवर थे, हत्यारे थे। इंसानों जैसे दिखने वाले कायर वो सारे के सारे थे। आसमान में कंपन की गोलियों की बौछार से पहलगाम की धरती थर्रा उठी हाहाकार से। कितनों की कोख हुई सूनी, कितनों का सिंदूर उजड़ गया। जिसकी छांव में सुरक्षित लगता था वो पेड़, वो परिवार का मुखिया किधर गया। कितनों की कोख हुई सूनी, कितनों का सिंदूर उजड़ गया। जिसकी छांव में सुरक्षित लगता था वो पेड़, वो परिवार का मुखिया किधर गया। किसी ने कहा, किसी ने पूछा, ऐसा हमने सुना था वहाँ। किसी ने कहा, किसी ने पूछा, अपने अपनों की सांसों के ये बंधन तुम तोड़े जाते हो, हमें भी मार दो, जिंदा क्यों छोड़े जाते हो। मोदी को पूछ, ये जवाब था, सुनकर सब स्तब्ध हुए। मोदी को पूछ, ये जवाब था, सुनकर सब स्तब्ध हुए। सुन खड़े सब प्राण नहीं थे, कुछ ऐसे हतप्रभ हुए। माओ की गोद हुई खाली, कितनों की मांग उजाड़ी है। नाउ दिस इज द आंसर टाइम, क्योंकि ये बोला गया था कि मोदी को पूछ। तो मोदी जी ने क्या कहा? माओ की गोद हुई खाली, कितनों की मांग उजाड़ी है, छुपने को अब कम पड़े तुम्हें, सृष्टि सारी की सारी है। और अब मोदी जी ने क्या जवाब दिया था कि जिसकी नीयत में मिलावट हो, उस देश से संबंध कोई रह नहीं सकता। और ऐसा कहा मोदी जी ने कि पानी के साथ साथ खून बह नहीं सकता। थैंक यू। जिसकी नीयत में मिलावट हो उस देश से कोई संबंध रह नहीं सकता। और ऐसा कहा मोदी जी ने कि पानी और खून साथ साथ बह नहीं सकता। मोदी को जाके पूछ, जवाब मिलेगा इसका सूद समेत भरपूर। अब संहार करेगा तुम्हारा भारत का ऑपरेशन सिंदूर। भारत माँ के लाल है हम, कायरता का साथ नहीं करते। भारत माँ के लाल है हम, कायरता का साथ नहीं करते। मुजरिम को सजा देते हैं, मासूमों पर प्रहार नहीं करते। और आंख में आंख डालकर घर में घुसकर मारेंगे। जाबाज है हम, पीछे से वार नहीं करते। और आखिर की 4 लाइनें क्या क्या मैं अपनी जगह लूंगी। अब देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे तुम्हें तबाह किया। अब देख ही लिया ना ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे तुम्हें तबाह किया। कुछ घंटों में जहाँ तुम्हारा सारा का
सारा फना किया। हम इंडियंस हैं, बहुत अच्छे हैं, हम इंडियंस हैं, बहुत अच्छे हैं, मीठी हमारी बोली है ही, हम इंडियंस हैं, बहुत अच्छे हैं, मीठी हमारी बोली है ही। और याद है ना मोदी जी ने क्या कहा था, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों को ये कविता पसंद आई हो तो डेफिनेटली इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू माय फादर इन लॉ, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया लिखने के लिए। और जैसे मैं अपनी इंट्रोडक्टरी लाइन कहती हूँ, ऐसे ही लास्ट की साइन ऑफ लाइंस कह के इजाजत चाहूंगी कि मैं बहुत अजीम शायरा तो नहीं, बस कुछ वाकयात लिखती हूँ। मैं बहुत अजीम शायरा तो नहीं, बस कुछ वाकयात लिखती हूँ। कुछ अनदेखे कुछ अनसुने से जज्बात लिखती हूँ, और जो वक्त के थपेड़ों से कहीं सहम गए हैं, और जो वक्त के थपेड़ों से कहीं सहम गए हैं, सत्य घटनाओं पर आधारित मैं वो हालात लिखती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिप्रिका, आपने वो सारे दृश्य सामने लाके दिखा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छी कविता साझा करने के लिए। मैं आगे बुलाऊंगा पवन जी को। बुद्धि से पारित हुआ है, हृदय से मंजूर अधिनियम है। बुद्धि से पारित हुआ है, हृदय से मंजूर अधिनियम है। शत्रुओं से जीतने की होड़ कर, प्यार में तो हार जाने का नियम है। अक्षर से साहित्य बना है, अक्षर से गाली बनती है। अक्षर से साहित्य बना है, अक्षर से गाली बनती है। एक तीली से दिया जला लो, एक तीली से बस्ती जलती है। रुके सांस तो चलने की बारी, रुके सांस तो चलने की बारी, और चले सांस तो दुनियादारी। नाच रहे हैं सब बारी बारी, नचा रहा है कोई मदारी। यहाँ सभी को आना पड़ता है जिसका जो रह जाता बाकी। यहाँ सभी को आना पड़ता है जिसका जो रह जाता बाकी। हिसाब कहीं बाहर होता है, दुनिया तो है बस एक झांकी। बात करो वही जिससे ताल्लुकात हो उसका, बात करो वही जिससे ताल्लुकात हो उसका। काम करो वही जिसमें हो प्यार उसका। रोक दो बाकी सबको दरवाजे की चौखट पर, रोक दो बाकी सबको दरवाजे की चौखट पर। मुझे जब तक इंतजार हो उसका, देने दो हजार हजार दस्तक लोगों को। बस वही दस्तक सुनो जिसमें अंदाज हो उसका। बटोर लाओ उन तमाम राहों की वो धूल जाकर, बटोर लाओ उन तमाम राहों की वो धूल जाकर। जहां जहां कदम पड़ा हो उसका, बिछा दो उन तमाम राहों में फूल जाकर। जहां से आना जाना हो उसका, ले जाओ इन तमाम खतों को डाल दो आले में, ले जाओ इन तमाम खतों को डाल दो आले में। बस वही लिफाफा लाओ जिसमें पैगाम हो। वो गीता है, रामायण है मेरे खातिर। जिस पन्ने ने जिक्र किया हो उसका, उस लाइन को पढ़ो 100 दफा जिस लाइन में एक मर्तबा भी नाम लिखा हो। हैं? क्या बोला? अच्छा नहीं यार, उसका नाम तो बाद में शादी हुई तो उससे तो हुई नहीं। और जिससे शादी हुई, मैं जिसके लिए उसका लिखी थी ना, अब उसका 2 मिनट बीच में बताने में लग जाएगा। जिसके लिए मैंने ये उसका लिखी थी, उस कन्या को जब पहली बार मैंने देखा 1975-76 में, तो एक बार देखा, दोबारा देखा। लड़कियां समझ जाती हैं कि लड़का देख रहा है, तो उसने देखा, फिर कॉपी खोली अपनी, फिर उस कॉपी पे कुछ लिखा। मैं मन में सोच रहा था कि इसे कुछ तो लिख रही है, ये अब मुझे ही देख के लिख रही है, क्या करने वाली है पता नहीं। फिर उसने वो कागज फाड़ा, मैं बिल्कुल डर गया कि ये लिखा तो है इसने कुछ, और मैं चूंकि 3 बार देख चुका हूँ, पता नहीं क्या प्रतिक्रिया है इसके दिमाग में। जब मैं नीचे जाने लगा तो उसने कहा रुकिए, और वो कागज मेरे को दे दिया। मैंने पहली बार अनुभव, हाथ पैर कांप रहे, समझ में नहीं आ रहा था हैं? और ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है इसमें। तो उसने दिया, तो मैं बड़े कांपते हुए हाथ से मैंने जब खोला तो उसमें लिखा था कि देखिए, मैं जिसे प्यार करती हूँ वो मर जाता है या दूर चला जाता है। तो आज मैं चूंकि खड़ा हूँ तो मैं मरा नहीं, मैं दूर चला गया। ग्वालियर की, ये ग्वालियर की बात है, मैं बॉम्बे भेज दिया गया 1 महीने बाद ही, और फिर उसके बाद में उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो मेरे को लिखा कि यार लोग अपने बारे में कितना करेक्ट जानते हैं कि उसने लिखा मरा होगा कोई, पर उसने मेरे को चेता दिया पहले ही कि भाई तू बचना चाहता है तो इधर मत देख।
खैर, और उसके बाद में यकीन मानिए उनका जहाँ विवाह हुआ था वो नहीं है सज्जन। तो मेरे को लगा कि यार आदमी बहुत कुछ जानता है, दुखद है, बट क्या करें। एक और सुना देता हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को लगता है किसी ने भी मेरे को नहीं सुना, इसलिए मेरा मन हो रहा है। तुम आओ तो सही कैसे कहाँ रखता हूँ, तुम आओ तो सही कैसे कहाँ रखता हूँ, घर से ज्यादा मैं जगह दिल में रखता हूँ। तुम आओ तो सही कैसे कहाँ रखता हूँ, घर से ज्यादा मैं जगह दिल में रखता हूँ। तुम अपनी बात मोहब्बत की तरह तो रखो, मैं मोहब्बत को इबादत की तरह रखता हूँ। भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, ये एहसास दिलाया तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। भीड़ में किसी ने मुझे मार के पत्थर, ये एहसास दिलाया तन्हा नहीं हो तुम, इस अजनबी शहर में कोई तुम्हारा है। तभी भीड़ से एक आदमी चिल्लाया, तभी भीड़ से एक आदमी चिल्लाया, घबरा गए, आज तक किसी ने किसी अजनबी को मारा है, आज तक किसी ने किसी अजनबी को मारा है। तुम्हारे सर पे लगी चोट इस बात का सबूत है, इस भीड़ में निश्चित कोई तुम्हारा है। और एक सिर्फ 2 लाइनें सुना रहा हूं, इसके आगे नहीं सुनाऊंगा मैं। जो पागल हैं दीवाने हैं, जो पागल हैं दीवाने हैं, वही लोग इंसान हैं। जो पागल हैं दीवाने हैं, वही लोग इंसान हैं, बाकी जो हैं कुछ हिंदू कुछ मुसलमान हैं। थैंक यू। बहुत शानदार सर। मैं आगे प्राची बुलाता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आजकल बहुत चलन चल पड़ा है, सब लोग अपनी सेहत पे बहुत ध्यान देते हैं एंड आई थिंक देना भी चाहिए। कुछ सुबह सुबह योगा से शुरू करते हैं, कुछ एफर्मेशन से, और मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो सुबह उठने से लेके बच्चों को स्कूल भेजने तक 4-5 कप चाय ना पी ले तो सुबह का एहसास ही नहीं होता। तो आज उसी चाय पे मैंने एक कविता लिखी है कि चाय मेरे लिए खास क्यों है। ये चाय मेरे लिए केवल सर्व्ड एज अ कर्टसी हॉट ड्रिंक नहीं है, चाय मेरे लिए खास है। तन्हाई में हम सफर सी, गपशप और गॉसिप वाले दोस्त सी, उदास होती हूँ मैं तो सुकून देती है माँ की गोद सी, कामयाबी में पीठ थपथपाती है मेरे गुरुओं सी, और मुश्किल समय में ब्रेनस्टॉर्म करती सलाहकार सी। चाय मेरे आईने की तरह है, चाय मेरे आईने की तरह है, बेदाग मेरी खामोशी की गूंज मुझे सुनाती है। चाय मेरे आईने की तरह है, बेदाग मेरी खामोशी की गूंज मुझे सुनाती है। जो सवाल मैं खुद से नहीं करती, जो सवाल मैं खुद से नहीं करती, ये बेखौफ वो मुद्दे उठाती है। चाय मेरी परछाई सी है, चाय मेरी परछाई सी है, न तन्हा रोने देती है मुझे, न अनजाने रास्तों में खोने देती है मुझे। लोग पूछते हैं बता फेबा ये चाय तुझे इतनी अजीज क्यों है। अब कैसे बताऊं कि ये कमबख्त कितना करीब से जानती है मुझे। मेरी हार मेरी जीत, मेरा दर्द मेरे हौसले, बस एक यही तो गवाह है अच्छे बुरे हालात की मेरे। चाय बस चाय नहीं है, चाय बस चाय नहीं है, चाय मेरे लिए एक एहसास है, चाय मेरे लिए खास है। अब चाय से चलते हैं मोहब्बत की तरफ, और पूरी हो जाए मोहब्बत तो यार की बाहों में कटती है, अधूरी रह जाए तो यादों में। उसी एक अधूरी मोहब्बत पे कुछ लिखा है। उस अजनबी से पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात, हाँ अजनबी थे हम, वो पहली मुलाकात, हाँ अजनबी थे हम, पर तेरे भोलेपन पे कहीं अटक सा गया था दिल। तेरी बातें मैं गौर से सुनती, तेरी बातें मैं गौर से सुनती, जैसे तू जो कहता है बस मुझी से गुफ्तगू करता है। एक टुक तुझे देखते रहना और मन ही मन उमड़ते तूफान को डट कर थामे रहना। एक टुक तुझे देखते रहना और मन ही मन उमड़ते तूफान को डट कर थामे रहना। चुपचाप खामोशी से तुमसे मोहब्बत करने लगी थी मैं, पर हमारी कोई कहानी नहीं थी, तुम मेरे नहीं थे, मैं तुम्हारी नहीं थी, बस एक तरफा प्यार था ये, तुम्हें तो खबर भी नहीं थी। खैर अजनबी बनकर सही, आधा अधूरा सही, मैंने अपने इश्क की दास्तां लिख दी है, पर मुकम्मल होने की कोई शर्त नहीं रखी। फिर मिलो ना मिलो तुम कोई गिला नहीं, फिर मिलो ना मिलो तुम कोई गिला नहीं, क्योंकि वो पहली मुलाकात मुझे याद रहेगी उम्र भर, वो पहली मुलाकात मुझे याद रहेगी उम्र भर। थैंक यू सो मच प्राची। आगे मैं बुलाऊंगा हेमंत। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये दूसरा मीटअप है जहां मैं आ रहा हूं। पहला गुड़गांव में मैंने अटेंड किया था, और गुड़गांव के मुकाबले मैं देख रहा हूं आज बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत खुशी की बात है। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा कविशाला को कि हिंदी को जिस तरह से ये आगे बढ़ा रहे हैं, बधाई के पात्र हैं डेफिनेटली। आज के इस युग में हम लोग, मैं खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ, मैं IT प्रोफेशनल हूँ,
सारा दिन हमारा इंग्लिश में ईमेल्स निकलने में निकल जाता है पूरा दिन। और उसके साथ साथ अगर ऐसा एक मंच मिले, ऐसा मौका मिले जहां आप हिंदी की बात कर सकें और हिंदी को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए डेफिनेटली इनके प्रयास मैं प्रशंसा करूंगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसको आगे बढ़ाने के लिए। आज अभी तक आप लोगों ने जो सुनाया, एक बड़ी कॉमन चीज निकल के आ रही है, जो एक तो भारत माँ और दूसरी अपनी माँ, तो आपने भी माँ पे जिक्र किया, और एक प्रेम, 3 विषय निकल कर आए अभी तक बात करते करते। तो जिनमें से मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर को लेके मैं कहूंगा बहुत ही हम सबके नजदीक रहा। हमें बहुत, जैसे ही वो वर्ड सिंदूर मेरे सामने आया, मैं ऑफिस में था उस समय, सुबह की बात है, और जब ये न्यूज बाहर आई थी ट्विटर के जरिए मैंने देखा, तो अपने आप में बड़ा ही एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव था उस वर्ड से, सिंदूर से। हम सब लोग परेशान थे, जो कुछ हुआ था बहुत ही बर्बर था जो भी हुआ। तो मैं ऑफिस में बैठे बैठे ही मैंने कुछ समय लगाकर इस पे कुछ पंक्तियां लिखी। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पाकिस्तान को चेतावनी है, रक्त नहीं बहाया था तुमने, रक्त नहीं बहाया था तुमने, सिंदूर को ललकारा था। आंसू नहीं बहाए थे देख लो, आंसू नहीं बहाए थे देख लो, अंगारों को पुकारा था। उन्हीं चिताओं की राख से, उन्हीं चिताओं की राख से बनाकर ज्वालामुखी हमने, उन्हीं चिताओं की राख से बनाकर ज्वालामुखी हमने, आज आसमान सिंदूरी कर दिया, तेरे नापाक इरादों को तेरी मजबूरी कर दिया। कान खोल के सुन ले पाक, कान खोल के सुन ले पाक, प्रतिशोध की अग्नि आज भी ज्वलंत है, प्रतिशोध की अग्नि आज भी ज्वलंत है, भारत माँ के हाथों लिखा जा चुका तेरा अंत है। पहलगाम में जो भी हुआ, जिन भी परिवारों के साथ हुआ, उनके लिए सांत्वनाएं हमारी तरफ से, सब लोग सुरक्षित रहें आगे। इसके बाद 11 मई को जब मदर्स डे था, एक पंक्ति पढ़ी जो मुझे लगता है आप सबने भी सुनी हो शायद, पर मुझे उसने कहीं ना कहीं हिलाया थोड़ा सा, और मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए उस दिन। वो थी कि इस तरह से, जिसने एक उम्र दी बच्चों को, उसके हिस्से एक दिन आया। ये पंक्ति मुझे कहीं ना कहीं अपने आप से मुझे खुद पे सोचने के लिए मजबूर करती है। मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उनको अपना एक हफ्ते में 2 बार फोन किया, 3 बार किया, कभी 4 बार कर लिया, बट हम साथ नहीं रह पाते। एक मलाल रहता है उस चीज का, आपकी मजबूरियां हैं, आपको दूर रहना पड़ता है 100 रीजन से। तो मैंने उस दिन ये लिख के अपनी माँ को भेजा व्हाट्सएप से, उनको बोला पढ़े आप, तो मैं आपके साथ भी साझा कर रहा हूँ। तो पहले भारत माँ की बात की, अब अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। गर्भ में सींचा महीनों तक, गर्भ में सींचा महीनों तक, बरसों तक दुआओं से पाला है, माँ से बढ़कर इस जग में कौन मेरा रखवाला है। अब बात करते हैं माँ के दैनिक जीवन की। मैंने माँ को ना रुकते देखा, मैंने माँ को ना रुकते देखा, ना थकते देखा, बस चलते देखा, कुछ हल करते देखा। कभी आंगन में तो कभी रसोई, कभी आंगन में तो कभी रसोई, देखो तो यूं लगे कई दिनों से ना सोई। थोड़ा इन शब्दों पे ध्यान दें, आप सब कनेक्ट करेंगे। संबंध, संबोधन, जीवन और दर्शन, संबंध, संबोधन, जीवन और दर्शन, स्नेह, संस्कार, त्याग और समर्पण, जितना भी सीख लें कम पड़ जाता है, बस यही सब है जो उसे माँ बनाता है। खुशियों का आधार है सुकून की निशानी, खुशियों का आधार है सुकून की निशानी, माँ है एक एहसासों की चलती फिरती कहानी। सबकी चाहतों का रखे ध्यान, सबकी चाहतों का रखे ध्यान, करे सबकी फिक्र, माँ के लिए नहीं काफी एक दिन का जिक्र। ये माँ पर बात की। अब एक मेरा प्रिय विषय जिसपे मैंने बहुत लिखा है, अपना जो भी मैं लिखना जानता हूँ, प्रेम। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, मैं साझा करना चाहूंगा आपके साथ। टाइटल उसका रखा मैंने कौन हो तुम। शुरू करते हैं। कौन हो तुम मुझको बतला दो, कौन हो तुम मुझको बतला दो, जरा दिल को मेरे सुकून मिले। बचपन 10 सा 16 का यौवन, हर दौर तुम्ही में मशगूल मिले। ठहराव झील सा मिठास गजल सी, दिल को छूते कुछ उसूल मिले। कौन हो तुम मुझको बतला दो, जरा दिल को मेरे सुकून मिले। झलक तुम्हारी मिली जब जब, झलक तुम्हारी मिली जब जब, दिल में ख्वाहिशों का हुजूम चले। सोहबत में तुम्हारी तुम क्या जानो, सोहबत में तुम्हारी तुम क्या जानो, प्रीत का एक नया जुनून खिले। कौन हो तुम मुझको बतला दो, जरा दिल को मेरे सुकून मिले। जज्बातों पर जमी जब बर्फ पिघले, जज्बातों पर जमी जब बर्फ पिघले, कम हो फासले बात अपनी चले। तुम कुछ न बोलो मैं सब सुन लूं, तुम कुछ न बोलो मैं सब सुन लूं, बस यूं ही शब्द से फिर शहर निकले। कौन हो तुम मुझको बतला दो, जरा दिल को मेरे सुकून।
मैंने कुछ दिन पहले ही ये लिखा। एक एहसास है, एक फीलिंग है, आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हो कि आपको लगता है समय नहीं मिल रहा एक दूसरे के प्रति, आप टाइम नहीं बिता पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो उस वक्त मैंने लिखा, इसका टाइटल रखा मैंने काश ही। इसका पहला वर्ड है जिससे स्टार्ट होता है, काश एक रोज फिर मिले हम एक बार, काश एक रोज मिले हम फिर एक बार, तुमने पहना हो मेरा उपहार में दिया हुआ वो काला लिबास, तुमने पहना हो मेरा उपहार में दिया वो काला लिबास, और मैं तुम्हारा पसंदीदा कुर्ता पहने हुए, हमारे मनपसंद गीतों को सुनते सुनते चाय की भाप से उबल रहे हों जज्बात, खामोशियों के बीच फिर चाय की चुस्कियों के साथ, यूं एक सपने को सच होता देख, ढलते सूरज के साथ एक दूसरे के आगोश में एक सांझ ढल जाए। थैंक यू। नमस्कार, माँ शारदे को नमन करती हूँ। यहाँ सभी उपस्थित अतिगण को सादर नमस्कार। 3 रचनाएं सुनाऊंगी आज। जीवन रचना, जीवन पर आधारित, जीवन चक्र पर आधारित। सबसे पहले शुरू करूंगी अपनी लिखी हुई कविता, जो मेरी पुस्तक जिंदगी की कहानी सुकन्या की जुबानी में प्रकाशित हो चुकी है। बचपन पर आधारित है, बचपन सबको प्रिय होता है, तो बचपन से शुरू करूंगी। मैं और मेरे पारिजात के फूल। आशा करती हूँ पारिजात के फूल आप सभी जानते होंगे, हरसिंगार के फूल भी कहते हैं ना इन्हें। तो शुरू करते हैं। मैं और मेरे पारिजात के फूल, पारिजात के फूलों से आज मुलाकात हुई, मुद्दतों बाद शायद ये मुलाकात हुई। मेरा बचपन जो छूट गया था कहीं, शायद आज मेरे बचपन से मुलाकात हुई। नींद में थी शायद अब तक, नींद में थी शायद अब तक, खुली जो आंख तो सपनों से बात हुई। मैं और मेरे पारिजात के फूल, खुशबू वही थी, खुशबू वही थी, मैं भूली नहीं थी शायद। आज मेरी छोटी सी आरती से मुलाकात हुई। वही सफेद नारंगी फूल खिले खिले से देखे, वही सफेद नारंगी फूल खिले खिले से देखे, खिलकर धरा पर गिरे, धरा पर सजे से देखे। जल्दी झोली भरने को आज पारिजात के फूलों से भरी है झोली मेरी आज। कल भी अकेली थी चुगती, आज भी अकेली हूँ चुगती, कल भी अकेली थी हंसती, आज भी अकेली हूँ हंसती। पारिजात के फूलों से आज मुलाकात हुई, मुद्दतों बाद शायद ये मुलाकात हुई। मैं आपका थोड़ा ज्यादा वक्त लेने वाली हूँ। अब एक और अपनी पोएम सुनाना चाहूंगी। इट्स एन इंग्लिश पोएम। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है, आप अपने आप से ही बहुत सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल ढूंढने निकली थी और कुछ जवाब भी लेकर आई हूँ, तो सुनते हैं। I wonder why, I wonder whether the world is a play where all actors have a role to play. Not every actor gets the best role. Not every actor gets the worst role. Sometimes best actor plays the worst role, and sometimes worst actor plays the best role. I wonder why God gave heart to all. I wonder why God taught us to be kind to all. Not everyone has the right to judge you. Not everyone has the right to hurt you. Tell yourself, be strong. Life is tough, but be strong. I wonder why darkness hurts us all. I wonder why light doesn't heal us all. When there's darkness, you must rest. And when there's light, you must not rest. To eradicate darkness, follow light. Light can heal with all its might. I wonder why some questions disturb me. I wonder why some questions disturb me, and why some situations disturb me. Not every question has an answer, and not every situation I can handle. I wonder why God sent us on planet Earth. I wonder what's the purpose of my soul on earth. Not every soul can be happy all the while, and not every soul can be sad all the while. God is there, just believe. Goodness is there, just believe. अब अपनी आखिरी रचना से थोड़ा भावुक करूंगी आपको। ये उस सफर पे लिखी है जब इंसान का अंतिम सफर होता है। तो फूलों जैसे लफ्जों से रुखसत, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब आखिरी में जब इंसान ये दुनिया छोड़ जाता है तो क्या मंजर रहता होगा, उस मंजर को रिक्रिएट करना चाहूंगी। उस मोमेंट पे मेरे ख्याल से हम सब यही चाहेंगे कि हमें फूलों जैसे लफ्जों से जो भी रुखसत करे, तो उसी पर कुछ लिखा है मैंने। कब्र तक पहुँचाने वालों का कारवां देखा, कब्र तक पहुँचाने वालों का कारवां देखा, अपने ही अपने थे हर जगह, दिल दुखाने वालों का मंजर ता उम्र देखा, अर्थी तक पहुंचाने वालों का कारवां देखा, ता उम्र रूह को जलाने वालों का जहां देखा। गौर फरमाएं, वो हीरा
जो जलता रहा तपिश में सदा, वो हीरा जो जलता रहा तपिश में सदा, समाने के जुल्मों का कारवां उसने ताउम्र देखा। अभी भरे भी नहीं थे जख्म उसके, अभी भरे भी नहीं थे जख्म उसके, अंगारों पर चलते उसे ताउम्र देखा। अब आंख भी नहीं भरती उसकी, अब आंख भी नहीं भरती उसकी, पत्थर से बुत बनते उसे ताउम्र देखा। गौर फरमाएं, कहते हैं लोग पत्थर में भगवान बसते हैं, मैंने क्यों मोम से दिल में भगवान को देखा। वो जो पिघल गया दर्द को देख उसके, वो जो पिघल गया दर्द को देख उसके, मैंने हर उस फरिश्ते में भगवान को देखा। वो जो रहा खामोश उस जनाजे में, वो जो रहा खामोश उस जनाजे में, मैंने उसकी आंखों में सच्चा सफर देखा। नहीं हर दिल पत्थर के सुकन, सुकन मेरा पेन नेम है तो मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। नहीं हर दिल पत्थर के सुकन, रब ने कुछ इंसान भी बनाए हैं। कुछ फरिश्तों के लफ्जों में मैंने फूलों जैसे लफ्जों से रुखसत करते अपनों का मंजर भी देखा। शुक्रिया। नमस्कार सबको, मेरा नाम अंकुश श्रीवास्तव है और हिंदी में कहानियाँ, कविताएं, गीत थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। तो आशा करता हूँ सबको आवाज़ अच्छे से आ रही है, सब देख पा रहे हैं मुझे। बस एक ही कमी लग रही है, मुस्कुरा नहीं रहे हैं बहुत सारे लोग। मुस्कुराइए प्लीज। मैं समझ सकता हूँ शनिवार को दोपहर में आप आए हैं, पर आप यहाँ आए हैं इसके लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। तो एक कविता से ही शुरू करेंगे। जब मैं नया नया आया था गुड़गांव और मैंने कुछ झेला तो उस पर कुछ लिखा था। कुछ सस्ते महलों में रहने, खुलकर अपनी बातें कहने, लोग शहर को जाते हैं, दूर गांव से आते हैं। उन अखियों में ऐसी बूंदें, उन गलियों में कैसे ढूंढें, पल जो थोड़े कल जैसे हों, घर जो थोड़े घर जैसे हों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यादों पर बहुत लिखता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है यादों पर लिखना। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ऑडियंस भी वैसी है जो बहुत यादों से जुड़ी हुई लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ मजा आएगा आप सबको। पर उससे पहले एक छोटा सा गीत और फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो गीत है जो बॉलीवुड का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना और कई लोगों ने यहाँ पे सुना भी होगा, तो उसी से शुरू करते हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। क्या तो जोरदार तालियां, जोरदार। अक्सर हमारी पूरी जिंदगी किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। कई बार ऐसा होता है कि उस इंसान को पता ही नहीं होता है कि वो हमारे लिए कितना मायने रखता है। हमें दुख होता है। दुख इस बात का नहीं होता कि उसे ये एहसास नहीं है कि वो हमारे लिए क्या है। दुख इस बात का होता है कि हमने अपना उम्मीदों का पहाड़ इतना बड़ा बना लिया है कि अब वो छोटा ही नहीं हो पा रहा है। हम बातें इकट्ठा करते हैं, यादें इकट्ठा करते हैं और फिर उन सभी यादों को इकट्ठा करके हम बनाते हैं कि यादों की रजाई जो हम ठंड लगने पर ओढ़ लेते हैं। तुम्हारे बातों की एक रजाई बुन रहा हूँ, जब मौसम सर्द होगा तो इसे ओढ़ कर सो जाऊंगा। तुम्हारे यादों की एक रजाई बुन रहा हूँ, जब गम में दर्द होगा तो इसे देख कर खो जाऊंगा। इस रजाई में हमारे सारे पल होंगे, हमारे सारे आज, मेरे सारे कल होंगे। रिहाई नहीं, मैं तन्हाई चुन रहा हूँ, तुम्हारे यादों की एक रजाई बुन रहा हूँ। हर बीतते पल को रुई बनाता हूँ, उसे बड़े प्यार से अपनी इस रजाई में सजाता हूँ। तुम्हारी हर फरियाद, हर शिकायत सुन रहा हूँ, तुम्हारे यादों की एक रजाई बुन रहा हूँ। कुछ आंसू हैं, कुछ मुस्कुराहटें हैं इसमें, तुम्हारे देर से आने की पर आने की आहटें हैं इसमें। मैं हर उस आहट की एक अनसुनी धुन बन रहा हूँ, तुम्हारे यादों की एक रजाई बुन रहा हूँ। जब तुम इस रजाई की कीमत समझोगी तो तुम इसे मुझसे ले लोगी, जब तुम इस रजाई की कीमत समझोगी तो तुम इसे मुझसे छीन लोगी। पर ऐसे हजारों ख्यालों में मैं हमेशा गुम रहा हूँ, तुम्हारे यादों की रजाई बुन रहा था, तुम्हारे यादों की रजाई बुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थी मेरी पहली कविता जिसको शीर्षक दिया यादों की रजाई। यादें हमारे मन के कोने में एक ऐसा हिस्सा बना लेती हैं जो बहुत जल्दी छोड़ती नहीं है। अब वो यादें किसी भी चीज से जुड़ी हो सकती हैं, घर परिवार से, आप किसी से इश्क करते थे, कोई आपसे इश्क करता था। बाय द वे दोनों बहुत डिफरेंट हैं। हर एक ऐसा पल एक याद बन के आपके दिल के कोने में कहीं छिप जाता है।
और छोड़ता नहीं है। किसी का होकर ना होना कितना मुश्किल है, इस बात को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। याद है जब आखिरी बार आप उनसे मिले थे और कैसे बिना कहे आपने सब कुछ कह दिया था। बिछड़ना जरूरी है जिंदगी में। बिछड़ने के बाद पता चलता है कि कोई शख्स आपकी जिंदगी में कितना मायने रखता है। हो सकता है आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो सकता है आप आगे बढ़ गए हो, आप बहुत खुश हो, पर आप अपने अतीत से नहीं भाग सकते। आपका अतीत हमेशा एक साये की तरह आपका हाथ थामे आपके साथ चलता है। हर सुख दुख में आपको वो शख्स याद आता है जिसने बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी उम्मीद अपनी खुशियों से पहले आपकी खुशियां रखी, अपने दर्द से पहले आपके दर्द का मरहम बना। बिछड़न के समय जो कहा सुना वो आज भी सब कुछ ताजा है। बिछड़न, सेपरेशन। बिछड़न के समय जो कहा सुना वो आज भी सब कुछ ताजा है। तुम्हें याद रहूं या ना रहूं मैं, तुम याद रहोगी वादा है। बिछड़न के समय जो कहा सुना वो आज भी सब कुछ ताजा है। तुम्हें याद रहूं या ना रहूं मैं, तुम याद रहोगी वादा है। और वादा भी देखो कैसा कि यादों के बिना आधा है। बिछड़न के समय जो कहा सुना वो आज भी सब कुछ ताजा है। वादों में अच्छा बुरा है क्या? वादों में अच्छा बुरा है क्या? अधूरा है तो पूरा है क्या? वादों में अच्छा बुरा है क्या? अधूरा है तो पूरा है क्या? कुछ भूली बिसरी बातें हैं और भोला भाला दिल ये मेरा। कुछ भूली बिसरी बातें हैं और भोला भाला दिल ये मेरा। कुछ इश्क हवा बन बहता रहा और प्यारा सा एक दिल वो तेरा। कुछ भूली बिसरी बातें हैं और भोला भाला दिल ये मेरा। कुछ इश्क हवा बन बहता रहा और प्यारा सा एक दिल वो तेरा। मैं लाख बनाऊं घर अपना पर तेरे बिना बस ढांचा है। मैं लाख बनाऊं घर अपना पर तेरे बिना बस ढांचा है। बिछड़न के समय जो कहा सुना वो आज भी सब कुछ ताजा है। बहुत शुक्रिया। एक कविता और सुनाऊंगा, फिर एक गीत लिखा है वो सुनाऊंगा और मंच से विदा लूंगा। तो एक कविता और है। कविता को अपने अंदर के मरे हुए कलाकार को झकझोरने के लिए एक पल लिखा था कभी, तो आप सबके सामने रखता हूँ। सबका अपना वक्त आता है, आज मेरे दिन भले ही ना हो, आज कदम ये चले भी ना हो, ए दिल तू क्यों पछताता है, सबका अपना वक्त आता है। शब्द सजाकर चोटों से मैं, शब्द सजाकर चोटों से मैं आज सुनाऊं होठों से मैं। शब्द सजाकर चोटों से मैं आज सुनाऊं होठों से मैं। कोई न सुनना चाहता है, सबका अपना वक्त आता है। चमकेगा मेरा भी तारा, ये हम सबके लिए। चमकेगा मेरा भी तारा, भीड़ लगेगी एक दिन यारा। सब चाहेंगे शब्द ये सुनना, सब चाहेंगे मुझसा बनना। सोच ये दिल मुस्काता है, सबका अपना वक्त आता है। अब एक कविता लिखी थी, फिर कभी फिर कहीं, और उसको गीत में परिवर्तन किया गया, तो वो एक बार सुनते हैं। पर बस एक ही है कंडीशन कि आपको भी साथ में गुनगुनाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, जब भी आप वो मीटर समझ जाए कि कैसे चल रहा है। ठीक, अंकुर भाई, एक बार अंकुर भाई के लिए जोरदार तालियां यार। इतनी प्यारी महफिल यहाँ सजाई है। मैं गुड़गांव से आया हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि फरीदाबाद में इतने प्यारे लोग हैं सुनने वाले सारे। तो चलिए ठीक है, गीत के बोले, फिर कभी फिर कहीं बस मिलो दिल नशी, इम्तिहान इश्क का अब नहीं फिर कभी। सिंपल, ठीक है। फिर कभी फिर कहीं बस मिलो दिल नशी, इम्तिहान इश्क का अब नहीं फिर कभी। गाते गाते वो रट जाएगा, ठीक है, फिर घर लेके जाइएगा अपने साथ। फिर कभी फिर कहीं बस मिलो दिल नशी। सिंपल लग रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल है, याद है आपको। फिर कभी फिर कहीं बस मिलो दिल नशी, इम्तिहान इश्क का अब नहीं फिर कभी। गा सकते हैं साथ में, ज्यादा सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर कभी फिर कहीं बस मिलो दिल नशी, इम्तिहान इश्क का अब नहीं फिर कभी। फिर कभी फिर कहीं बस मिलो दिल नशी, इम्तिहान इश्क का अब नहीं फिर कभी। स्वाद है चख लिया, दर्द था रख लिया। स्वाद है चख लिया, दर्द था रख लिया। स्वाद वो इश्क में ना मिला ना सही। फिर कभी फिर कहीं बस मिलो दिल नशी, इम्तिहान इश्क का अब नहीं फिर कभी। जख्म था भर गया, यार है घर गया। जख्म था भर गया, यार है घर गया। यार वो उम्र भर था जहां है वहीं। फिर कभी फिर कहीं बस मिलो
दिल नशी, इम्तिहान इश्क का अब नहीं फिर कभी। अब अंतिम 4 पंक्तियां ये मैं अक्सर सुनाने से पहले कुछ बता देता हूँ। तो वक्त है मिलने का, देख लो आओ ना, वक्त है मिलने का, देख लो आओ ना, वक्त है मिलने का, देख लो आओ ना, वक्त वो फिर हमें कब मिले कब नहीं फिर कभी फिर कहीं, बस मिलो दिल नशी, इम्तिहान इश्क का अब नहीं फिर कभी फिर कभी फिर कहीं, बस मिलो दिल नशी, इम्तिहान इश्क का अब नहीं फिर कभी। ये रात भी क्या रात है, ये रात भी क्या रात है, हर रात तेरी याद है। क्या बात ये रात भी क्या रात है, हर रात तेरी याद है, जिस रात तेरी याद नहीं वो रात मुझको याद नहीं। क्या बात है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा सिंह है। पैसे कमाने के लिए मैं सेल्स करती हूँ और दिल लगाने के लिए मैं पोएट्री करती हूँ। क्या बात है। तो ऐसा होता है कि मैं अपने ब्रेकअप को ब्रेकअप नहीं कहती, इट इज अ वेरी जेंजी वर्ड, आई कॉल इट बिछड़ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ना जब अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आप लिखना शुरू कर देते हो। तो अधिकतर पोएट्स देखो ऐसे ही बने हैं और कोशिश सबकी जारी है। तो मैंने भी बहुत लिखा। एक ना एंड आ जाता है कि यार अब लिखने नहीं, अब थक गए। तो उसके लिए ही मैंने कुछ लिख दिया कि थक गए हैं अपने जज्बात लिखते लिखते, थक गए हैं अपने जज्बात लिखते लिखते, खत्म हो गए पन्ने अपने हालात लिखते लिखते। मोहब्बत इबादत फूल कलियां और तारे, मोहब्बत इबादत फूल कलियां और तारे, सब हो गए हैं तेरे अपनी मुलाकात लिखते लिखते। लिख रहे हैं अब ये दिन रात तेरी खातिर, लिख रहे हैं अब ये दिन रात तेरी खातिर, मन न जाए हम तेरी याद लिखते लिखते, मन न जाए हम तेरी याद लिखते लिखते। फिर आगे लिखा है कि कभी कभी समझ में नहीं आता लिखें क्या, इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिक समझ में नहीं आता। कोई अच्छी बात है, कोई देश के लिए लिख रहा है, कोई माँ के लिए, मैं तो इसे सब लिख ही नहीं पाती। मेरे को पास वर्ड्स ही नहीं रह जाते। जब आई गेट वेरी इमोशनल तो मैं लिख नहीं पाती इन सब चीजों के लिए। मैं कलियां फूल तारे यही सब लिखती रहती हूँ। तो कई बार समझ में नहीं आता कि हम लिखें क्या। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है कि उदासी भरी कुछ बात लिख दूं, क्या तुमसे मैं शुरुआत लिख दूं, क्या बात है। उदासी भरी कोई बात लिख दूं, क्या तुमसे मैं शुरुआत लिख दूं, या लिखूं जमाने की वहशियत, या लिखूं जमाने की वहशियत, या मेरा टूटा ख्वाब लिखूं, लिखूं शहर या गांव लिखूं, लिखूं शहर या गांव लिखूं, रेत लिखूं या छांव लिखूं, लिखूं पेड़ नदियां या तारे, या ठंडी रेत की रात लिखूं, प्यार लिखूं जज्बात लिखूं, या तुम्हारा वो इल्जाम लिखूं, मन करता है लिखती जाऊं, यही बात दिन रात लिखूं, यही बात दिन रात लिखूं। थैंक यू सो मच। और एक आखिर में कि कई बार मैं सोचती हूँ कि जैसे मुझे याद आती है तो क्या उसको भी मेरी याद आती होगी कि नहीं बिछड़ने के बाद। तो वही सब सोच के मैंने कुछ लिखा है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि क्या तुम्हें मेरी याद सताती है, क्या तुम्हें भी मेरी किसी भी करवट नींद नहीं आती है, क्या तुम भी गम के समंदर में गोते लगाते हो, क्या तुम भी मेरी याद में न हंसते न मुस्कुराते हो, क्या तुम्हें भी ख्वाब में मुझे पाने की तलब होती है, क्या तुम्हें भी रात दिन मेरी ही फिक्र होती है, क्या तुम आज भी मेरी शायरी सुन के सबको सुनाते हो, क्या तुम भी भूलने की कोशिश में मुझे बहुत याद आते हो, क्या तुम अब भी हमारी घूमी हुई जगह जाते हो, क्या तुम भी मुझे सोच के हमारे वाले गाने गुनगुनाते हो, क्या तुम भी गम की शाम तुम्हें भी गम की शाम परेशान करती है, जो हुआ फिर से अजनबी, क्या ये बात तुम्हें सताती है, क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है, क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट है कि बहुत सारे लोग ना ऐसे मिलेंगे आपको कि आपको बहुत नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। बहुत ऐसा होता है कि जैसे ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है बहुत ज्यादा, जो लोग देश में नहीं कर पाते वो ऑफिस में कर लेते हैं, जिनकी कहीं नहीं चल रही है वो ऑफिस में चला लेते हैं, जिनके घर में नहीं चल रही वो भी ऑफिस में चला लेते हैं। तो हम जैसे गरीब लोग जो कुछ नहीं कर पाते सिर्फ काम में ध्यान देते हैं, वो थोड़ा बहुत कई बार ऐसा होता है फंसाव महसूस करते हैं। तो उसके लिए 4 लाइन लिखी है मैंने मुश्किलों से में है खुद को संभाले रखा, मैंने मुश्किलों में भी खुद को है संभाले रखा, आए कई मेरी लौ बुझाने लेकिन एक रोशनी है मेरे अंदर, अभी तक मैंने उसको बचा के रखा। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम विनीत है। एक कविता है कुछ दिन पहले लिखी थी, पुलिंदा तो मैं काफी सारा लाया था, सब सुना नहीं सकता क्योंकि समय का अभाव है। कहीं से 2 लाइनें मिली मुझे और उसके बाद मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी। कविता लिखने से पहले कुछ और सुनाता हूँ कि हमने मोहब्बत के नशे में उसे खुदा बना डाला, हमने मोहब्बत के नशे में उसे खुदा बना डाला, होश आया जब उसने कहा खुदा किसी एक का नहीं होता।
और एक लाइन थी कि बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूँ। ये कविता के कुछ लाइन है कि कहीं से मुझे मिली और उसके बाद मैंने लिखने का प्रयास किया कि कटा के परों को परिंदा उड़ान से भी गया। ये जो कहानी है, ये हर कोई उस व्यक्ति की कहानी है जो एक छोटे से शहर से किसी काम और किसी बुलंदियों को पाने की खोज में किसी बड़े शहर में चला गया, और वो बड़े शहर की जो चकाचौंध है वो उसे हमेशा आकर्षित कर रही है। वो अपने रूट से हटके वो कैसा महसूस कर रहा है, वो ये परिंदे की कहानी है। तो परिंदे की कहानी ये है कि कटा के परों को परिंदा उड़ान से भी गया, जमीन पे चल ना सका, आसमान से भी गया। पराई आग में कूदकर मुझे क्या मिला, उसको तो मैं बचा ना सका, अपनी जान से भी गया। और सड़क पे लुटती हुई दौलत को देखकर मैं अपने हाथ के छोटे से सामान से भी गया। तपस्या से भटका विचलित योगी हूं मैं, तपस्या से भटका विचलित योगी हूं मैं, मेनका तो पा ना सका, भजन ध्यान से भी गया। और ऐसा निरुत्तर हुआ उसके प्रश्नों से मैं, ऐसा निरुत्तर हुआ उसके प्रश्नों से मैं, उसको दी हुई मैं अपनी जुबान से भी गया। और एक ही लाइन है बिल्कुल बहुत ही अजीज है मुझे कि शहर के पक्के मकान की कमजोर चाहत में, शहर के पक्के मकान की कमजोर चाहत में मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। कटा के परों को परिंदा उड़ान से भी गया, ज़मीन पे चल ना सका, आसमान से भी गया। थोड़ी सी रोमांटिक एक मेरी रचना है, कुछ समय पहले लिखी थी, तो ये मैं बीवी स्पेशल बोलता हूँ। अभी विवाह को 14 साल से ज्यादा हो गए तब लिखी थी, अब तो 16 हो गए। कि पुरानी होकर भी खास होती जा रही है, पुरानी होकर भी खास होती जा रही है, मोहब्बत बेशरम है, बेहिसाब होती जा रही है। और आज 14 साल बाद भी तुझे देखता हूं तो नशा सा होता है, तू बिल्कुल पुरानी शराब होती जा रही है। कि तेरी चूड़ियां पहनने की अदा हो या हो अदा बालों को सजाने की, मुझे मदहोश कर दे तेरी हर अदा, जैसे शबाब होती जा रही है। और तू अतीत है या है वर्तमान मेरा, तू अतीत है या है वर्तमान मेरा, या दोनों है। तेरी सारी बातें मेरी बढ़ती याददाश्त होती जा रही है। और हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता हूँ, कुछ लिखने का मन भी करता है। धीरे धीरे तू मेरी गजलों की शायरी की किताब होती जा रही है। और तुम पहले बिसरी यादों में थी, ये शादी से पहले वाली यादें वाली बात थी। फिर शादी होगी तो फिर वो थोड़ी सी लिखना बंद हो गया, पर दोबारा से लिखने का प्रयास किया। नहीं, शादी से जो अभी मेरी बीवी है वो शादी से पहले मेरी प्रेमिका थी, तो इस तरह से समझ सकते हैं। कि तू पहले बिसरी यादों में थी, अब नजरों के सामने है, पर आज हकीकत होकर भी ख्वाब होते जा रही है। और आखिरी लाइन है कि तू अपने दिल का हाल बताए या ना बताए तो भी क्या, कई बार बीवियां भी बताती नहीं है पूरी बात। हाँ, मतलब कई बार तो उसके ऊपर लाइन लिखी कि तू अपने दिल का हाल बताए या ना बताए तो भी क्या, चेहरे से तेरी सारी बातें बेनकाब होती जा रही है, पुरानी होकर भी खास होती जा रही है, मोहब्बत बेशरम है, बेहिसाब होती जा रही है। धन्यवाद, शुक्रिया। पूजा विती राही, दैट्स माय नेम। हमारे यहाँ पर सरनेम सुनते ही सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि राही कौन होते हैं। ऐसा है कि राही कवि होते हैं। पहले दादाजी थे, उसके बाद पापा और कुछ रिश्तेदार, पर मैं नहीं थी। तकरीबन 10 साल पहले लिखना शुरू किया। चेतन भगत और E.L. जेम्स के बीच में झूलती हुई कहानियां, एक ब्लॉग बनाया, 10-12 लोग पकड़े जो उन्हें पढ़ सके, और तब तक प्यार भी नहीं हुआ था, तो जिसने जिया नहीं वो लिखेगा कैसे। तो इस बात पर कुछ लिखा था, मेरा इश्क लिखना कितनी आम सी घटना है, मुझसे पहले भी ना जाने कितने राही इस रास्ते से गुजरे हैं। शुक्रिया। और ये बात हकीकत से भी ज्यादा सच है कि जिसने जिया ना हो, ऑब्वियसली प्रेम को किसी खूबसूरत से, मीठे से, बारिश के बाद की गीली मिट्टी सी सुगंध से वैसा ही समझता है प्यार को, उससे ज्यादा नहीं। मेरी भी वैसी ही सोच थी, दिल की कहानियां और उनमें खुशनुमा से जज्बात लिख रही थी, पर इश्क मोहब्बत को ठीक से ना जानते हुए भी इतना जानती थी कि मुझे कैसा इश्क चाहिए। तो उस पे लिखा था कि किसी कहानी, किसी किताब, किसी कविता, किसी शायर की अल्फाज सा नहीं चाहिए, मुझे मुझ जैसा ही मेरे माप का इश्क चाहिए।
फिर जिंदगी में उसका आना हुआ, दोस्त बन के आया था, दोस्त से थोड़ा ज्यादा हो गया। वो कहते हैं ना, अपने आप में जैसे अधूरे से लगते हैं, कोई मिल जाता है तो पूरे से लगते हैं। कहानी इतनी सी है बस, जिंदगी की सवेर से सांझ के दरमियान साथ चलने को हम राही ढूंढने लगते हैं। तो कविता वाली नहीं थी, परी थी। ये वो नाम था जो मैंने खुद को नहीं बल्कि उसने मुझे दिया था, जिसे लिखती तो ऐसे इतराती थी मानो गले में पिया का दिया 9 लखा हार। तो कहते हैं ना, सिंपल से सपनों वाली, सिंपल सी आदतों वाली, सिंपल सी लड़कियों को, सिंपल सी लड़कियां जब पड़ती हैं प्यार में, बड़े बड़े सपनों वाले, अनोखी सी आदतों वाले नॉट सो सिंपल लड़कों से, तो ना तो उनके मन मुताबिक नॉट सो सिंपल बन पाती हैं और ना अपने ही जैसी पहली सी सिंपल रह जाती हैं। पर फिर भी ऐसा था कि जो मिला उसमें इतनी खुशी थी कि इस बात का गम नहीं किया कि क्या नहीं मिला। उसके ऊपर था कि खुश हूँ कि उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव हूँ, खुश हूँ कि उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव हूँ। वो कहते हैं ना, जिन्हें मंजिल मिल जाए राहें नहीं भटकते, जिन्हें मंजिल मिल जाए वो राहें नहीं भटकते। और इसके चलते खुद पर एक गुमान सा होने लगा था, जिसके लिए लिखा था कि मुझसे पहले भी किसी ने तुम्हें छुआ होगा, मुझसे पहले भी किसी ने तुम्हें छुआ होगा कोई जिसने तुम पर अपना हक जताया होगा। मांगी होंगी उसके संग ना जाने कितनी मन्नतें, मांगी होंगी उसके संग ना जाने कितनी मन्नतें, किसी पर तुमने भी अपना तन मन लुटाया होगा। चलो मान लिया कि हुआ होगा तुम्हें हमसे पहले भी कई बार, मगर सच है कि हम जैसा इश्क जिंदगी में पहले कभी किसी से नहीं हुआ होगा। इश्क नए से पुराना होता है तो साथ में कुछ दर्द भी ले आता है। उसके लिए समथिंग दैट वी ऑल शेयर कॉमनली। कभी किसी के ख्याल ने रातों की नींद उड़ाई है, कभी किसी के ख्याल ने रातों की नींद उड़ाई है, कभी किसी की आंखों में झांक कर तुमने अपनी छवि बनाई है, कभी देखे हैं बस किसी के ख्यालों में खोकर, कभी देखा है बस किसी के ख्यालों में खोकर, सुबह को शाम होते हुए कभी हंसी के पीछे आंसुओं की आहट छिपाई है, कभी किया है किसी का घंटों तक बेसब्री से इंतजार, कभी किया है किसी का बेसब्री से घंटों तक इंतजार, कभी किसी की याद में छूटी तुम्हारी भी रुलाई है, कभी तड़पे हो क्या किसी को गले लगाने को तुम, कभी तड़पे हो क्या किसी को गले लगाने को तुम भी मेरे यार, क्या तुमने भी कभी इश्क सी सोबत कमाई है। वो दर्द कुछ ऐसा था कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं उसकी परी रह गई हूँ अब। तो हम लड़कियां जब नाराज होती हैं तो उसमें भी हमारे अपने रंग ढंग हैं। पाँव में पाजेब नहीं पहनती है, माथे पे बिंदिया नहीं लगाती है, पाँव में पाजेब नहीं पहनती है, माथे पे बिंदिया नहीं लगाती है। वो नाराज होती है तो होठों की क्या मजाल, कान के झुमकों के घुंघरुओं की भी बोलती बंद कर जाती है। तो कविता वाली के नाम का जन्म ऐसे हुआ। जिन लड़कियों ने भी मेरे साथ जो मैंने लिखा हुआ था उसे पढ़ा and they related to it, so I felt that कविता वाली was each one of those girls. It was not just me. So मेरे लिए कविता वाली हर वो लड़की है जिसने 85 से 95 के बीच में जन्म लिया, लेकिन इसके बावजूद ना तो वो 90 के दशक वाले लोगों की तरह समझदार हो पाई और ना ही 2K वालों की तरह अल्ट्रा कूल। तो लेकिन हम लोग जो है वो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वाली जनरेशन का पार्ट तो फिर भी बन गए। उसके लिए था कि गिनती होगी जब उनके चाहने वालों की, गिनती होगी जब उनके चाहने वालों की, हम सबसे ऊपर आएंगे। गिनती होगी जब उनके चाहने वालों की, हम सबसे ऊपर आएंगे, क्योंकि उनकी ब्लॉक लिस्ट में हमारे ही नंबर पाए जाएंगे। कविता वाली वो है जिसने एकता कपूर के शोज से एक एक सब्जेक्ट की ट्यूशन ली। किस किस को याद है वो शोज? सो कविता वाली वो है जिसने एकता कपूर के हर शो से एक एक सब्जेक्ट की ट्यूशन ली, चाहे वो मोहब्बत थी, इश्क था, लॉयल्टी थी या बस रिश्ते बनाने की कला। हर वो लड़की है जिसने ये सोचा कि मोहब्बत पाने से ज्यादा मोहब्बत करना जरूरी है। हर वो लड़की है जिसने इस बात को भली भांति अंदाजा लगा लिया और समझा कि हर पुरुष के हृदय में भी उतना ही प्रेम है, उतनी ही मात्रा
में है जितना कि किसी स्त्री में होता है। तो इस पर 4 पंक्तियां हैं। उसके नर्म से होठों पर अपने होंठ रखे तो मालूम हुआ कि लड़के उतने सख्त भी नहीं होते जितना बनने की कोशिश करते हैं। तो ये कविता वाली का ही ख्याल है कि लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है कि उन्हें कोई सुने, कोई समझे, कोई 2 पल बैठकर उनसे बातें साझा करे। इस पर एक छोटी सी पोएट्री लिखी थी। सुनो, जो इस बार आओ तो संग लेते आना, जो इस बार आओ तो संग लेते आना, वो ख्याल जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देते, और वो डर जो सिरहाने बैठे ही रहता है, वो बातें जो तुम्हें तन्हा पाके तुमसे बतियाने चली आती हैं, वो यादें पुरानी जो अकेले में तुम्हारी संगिनी बन जाती हैं, तुम्हें सीने से लगाकर, तुम्हारी धड़कनों को सुनकर, तुम्हारे हाथों में अपनी हथेलियां छिपाकर और तुम्हारे होठों पर अपने होठों को रखकर धीरे से चुपके से वो सब तुमसे चुराना है, वो सब तुमसे चुराना है और तुम्हारे होठों पर अपनी ही मुस्कुराहट को सजाना है। Although this is a bit sad for men not to be able to speak, there are times when we have a lot of moments. हम अकेले बैठे होते हैं और हम किसी को याद करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो मोमेंट सैडनेस का हो। बहुत बार बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं जिसके साथ हम किसी को याद करना चाहते हैं। So this is my last poetry that I am going to dedicate to those happy memories. किसी गरम चाय के प्याले के जैसे हैं तुम्हारे ख्याल। क्या बात, किसी गरम चाय के प्याले से हैं तुम्हारे ख्याल, जल्दी जल्दी में कई मर्तबा जुबान को जलाया है, जल्दी जल्दी में कई मर्तबा जुबान को जलाया है और बाद में उन्हीं लम्हों को याद करके अनायास ही होठों को उंगलियों से सहलाया है। तुम्हें सोचना ठीक वैसे है जैसे समंदर किनारे आया कोई व्यक्ति डूबते हुए सूरज को देखते हुए वक्त की सुध खो देता है। तुम्हें सोचना ठीक वैसे है जैसे समंदर किनारे आया कोई व्यक्ति डूबते हुए सूरज को देखते हुए वक्त की सुध खो देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा नींद में से उठ के किसी ख्वाब के चलते रो देता है, जैसे अपनी मनपसंद मिठाई को कभी ना खत्म होने की उम्मीद में हम धीरे धीरे खाते हैं, जैसे अपनी मनपसंद मिठाई के कभी ना खत्म होने की उम्मीद में उसे धीरे धीरे खाते हैं, जैसे किसी बीते हुए कल को जीते हुए आज में जीना या सांस लेना भी भूल जाते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास बंसल है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं 2-3 बातें अपने बारे में बताना चाहूँगा आपको। मेरा 94 में मैंने सपना देखा कि श्री अमिताभ बच्चन जी ने मुझे गले लगाया और मैं बहुत रोया, और ये सपना मैंने अपने उस समय जो मेरे साथी नागपुर में पढ़ते थे उनको बताया, अपने घर परिवार में बताया, और करीब 22 साल बाद 2016 में 4 जून 2016 को वो सपना मेरा सच हुआ। मैंने एक कविता उनकी एक पिक्चर के लिए लिखी जो उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझे बॉम्बे से परिवार, हम 7 लोगों का परिवार, जॉइंट फैमिली, सबके टिकट भेजे, होटल कराया, गाड़ी वाड़ी सब देके उन्होंने बॉम्बे बुलाया और वो कविता उन्होंने स्टेज पे डायस पे पढ़ी और मुझे गले लगाया। वो बिल्कुल सपना मेरा लगा रहा तो सच हो गया। और मैंने 15 किताबें बच्चन जी के ऊपर लिखी हैं कविताओं की, जिसमें करीब 1000 कविताएं हैं। क्या बात है। और हाँ, और वो 15 की 15 किताबें जो है बच्चन में कोई मतलब प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए है, वो मैं बेचता नहीं हूँ, कहीं अमेजोन प्राइम पे लिखता हूँ, उसकी कॉपी बहुत अच्छे से बनाता हूँ, सर को देता हूँ। और 15 की 15 किताबें सर ने खुद ने खोली हैं, ओपन की हैं, पर्सनली उन्होंने उसको ओपन किया है किताबों को। और करीब 50 से ज्यादा कविताएं वो मेरी पर्सनली पढ़ चुके हैं और सोशल मीडिया पे अपने डिफरेंट हैंडल पे वो डाल चुके हैं। अंकुर भाई से हमारा परिचय पिछले 10 साल से है। जब हमने बच्चन जी के लिए लिखना शुरू करा तो इन्होंने हमें ट्विटर पे देखा, हमने एक दूसरे को से बातचीत हुई हमारी। पहले ट्विटर के डीएम पे ही बात होती थी, फिर एक दूसरे के नंबर हमें मिल गए और कविशाला में जुड़ा। हमने बच्चन जी को कविशाला फॉलो बैक भी करवाया उस दरमियान। जब उन्होंने हमें फॉलो बैक दिया 2016 में, तो फिर हमने 2016 में कविशाला का भी हो गया, 17 में हो गया था। तो काफी प्रोग्राम अंकुर के साथ हमने किए, गुड़गांव में, दिल्ली में, कई जगह में गया। तो ये बात, फिर हम काम में व्यस्त हो गए, बढ़ते चले गए जिंदगी में। अभी मेरी एक दिल्ली में ईवी टैक्सी की कंपनी है वेरा के नाम से, जिसमें करीब 1000 गाड़ियां इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर हम लोग चलाते हैं बेसिकली, और करीब
1000-1200 आदमियों का स्टाफ हमारा इस टाइम में। हाँ। तो अंकुर भाई टच में रहते हैं, उन्होंने कहा फरीदाबाद में कुछ कराओ, तो हमारी प्रिय रचना जी हैं जिनके नाम से ये रचनाशाला है, हमारी नारायण शाखा की मेंबर है, हमारी प्रिय मित्र हैं। तो मैंने कहा उन्होंने बहुत बढ़िया स्टूडियो बनाया है, और मेरी तरफ से जब भी कविशाला को कोई प्रोग्राम करना हो, चाहे महीने में 2 बार करना हो, 4 बार करना हो, कविशाला के लिए रचनाशाला जो है पूरी तरह से उपलब्ध है। जब आपको यहाँ प्रोग्राम करना हो। आज मैं बेसिकली, अच्छा मुझे ना लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। मैं पढ़ता बहुत कम हूँ। नारायण शाखा में 1-2 बार विनीत भाई के आग्रह पे पढ़ लिया, या कहीं दोस्तों यारों के बीच में बैठ के पढ़ लिया, अदरवाइज पढ़ने का नहीं है, लिखने का है। लिखता मैं पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टा पे, जहाँ भी है, बट पढ़ने का इतना नहीं है। मैं मोबाइल में देख के जैसे जैसे पढ़ पाऊंगा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आतंकवाद तो बहुत पुराना है, आज का नहीं है, लेकिन जिन लोगों को आतंकवाद क्या है कि जो हमारे देश के जवान हैं उनके साथ जब वो लड़ता है तो वो आतंकवादियों का कर्म है लड़ना, और हमारे देश के जवानों का कर्म है लड़ना उनसे। लेकिन आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी तो बेकार में बलि का बकरा बना और वो सुहा हो गया। जो आदमी सोचिए हनीमून पे गया हुआ था, घूमने गया हुआ था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का पिता था, और किसी का संदूर था, किसी का पति था, वो जबरदस्ती जो है इस पूरे एपिसोड में चला गया, जिसका पूरे देश को दुख हुआ और उसका बदला भी ले लिया गया ऑपरेशन संदूर के थ्रू। ये कविता मैंने जिस दिन पहलगांव में अटैक हुआ उसी दिन रात को जब पता चला हुआ, तो उस दिन रात को मैंने ये लिखी थी। मन मेरा बहुत ज्यादा व्यथित था। पूछा धर्म मेरा क्या काम था ये तेरा, दिन में हो गई रात दिखा नहीं मुझे सवेरा, चुन चुन कर दिया अपनों से दूर, चले गए लाल किसी के चला गया संदूर। उस टाइम तक ऑपरेशन संदूर नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि ये ऑपरेशन संदूर 17 दिन बाद हुआ। ये मैंने उसी दिन रात को लिखी। चले गए लाल किसी के, किसी का चला गया सिंदूर, रब सबका एक पर तेरी रजा क्या थी, तू बस ये बता मेरी खता क्या थी, तू बस ये बता मेरी खता क्या थी। सारे बसते यहाँ धर्म, सारे सब रब, हमने किससे यहाँ पूछा ये धर्म तेरा कब, कोई किसी को यूं ही मारता नहीं है, धर्म अलग अलग भले ही सबका एक है रब। इंसान के प्रति इंसान की ये वफा क्या थी, तू बस ये बता मेरी खता क्या थी। इंसान की इंसान के प्रति ये वफा क्या थी, तू बस ये बता मेरी खता क्या थी। नफरतों की फसल में खून की खाद, तुम्हारा एक ही मकसद बस आतंकवाद, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे हम। बस जिस दिन वो हुआ पहलगाम, उस दिन से ये लगने लगा था कि अब भारत या मोदी जी रुकेंगे नहीं, अब कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो 1 दिन बाद हो, चाहे 2 दिन बाद हो, हफ्ते बाद हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो। और ऐसी चीजों में प्लानिंग लगती है, हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते कि तुरंत होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। लेकिन हमें भी बहुत कुछ देखना पड़ता है कि हमारी क्या सिक्योरिटी है, सामने वाला क्या कर सकता है। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पूरी तैयारी करी, और उसके बाद उन्होंने बहुत क्वाइटली, साइलेंटली और बहुत इफेक्टिवली जो है उन्होंने जो ऑपरेशन संदूर को अंजाम दिया, बहुत अच्छे से दिया। नफरतों की फसल में खून की खाद, तुम्हारा एक ही मकसद बस आतंकवाद, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे हम, काम ना आएगी तुम्हारी कोई भी फरियाद, पूछोगे तुम अपने रब से मेरी ये सजा क्या थी, बस तू ये बता मेरी खता क्या थी, बस तू ये बता मेरी खता। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कविताएं पुरानी, और जैसा बहुत लोगों ने बोला कि आम जीवन जो आसपास घटित होता है, मैं भी डेली जो होता रहता है उसी के ऊपर जनरली लिखता हूँ। तो अभी तो मानसून नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों पहले बहुत आंधी तूफान, दोबारा बात हो रही थी ग्रहफोल लग जाएगा, 500 ज्यादा क्या ही हो गया। तो उस दिन मैंने लिखी, ऊंची ऊंची इमारतों में हर शख्स घिरा है, पूछता हूँ बस मेरे हिस्से की धूप कहाँ है। ऊंची ऊंची इमारतों से हर शख्स घिरा है, पूछता हूँ बस मेरे हिस्से की धूप कहाँ है। गांव की साफ हवा नदारद हो गई आज, शहर की हवाओं में बहुत जहर घुला है, शहर की हवाओं में बहुत जहर घुला है। चलते थे कच्ची सड़क पर जब कभी पक्की सड़कों पर चलने में अब वो नहीं मजा है। जान पहचान सबसे है पर खुद से नहीं, खुद से पूछना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या है। धुंधली धुंधली नजर हो गई आज, जब धुंधला धुंधला यहाँ पर सब सारा समा है। चल 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 तू कब गांव की ओर, खत्म कर अंदर की घुटन और जो कहकशा है। पहचान शहर में बन पाई कि नहीं बन पाई, गांव में आज भी मौजूद तेरे पैर के निशान हैं। ऊंची ऊंची इमारतों से हर शख्स घिरा है, पूछता हूँ बस मेरे हिस्से की धूप कहाँ है, पूछता हूँ बस मेरे हिस्से की धूप कहाँ है। और एक बच्चन जी से रिलेटेड एक बात और बताना चाहूंगा। जब ये ऑपरेशन संदूर हुआ तो बच्चन जी क्वाइट बिल्कुल शांत हो गए। बच्चन जी डेली, एक बात और मैं बता दूं, मैं बच्चन जी का सबसे बड़ा फैन क्लब चलाता हूँ, ABF टीम उसका नाम है, जिसमें करीब 15 लाख मेंबर एक्टिवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर
ट्विटर, फेसबुक, और हमारे कम से कम 50 से ज्यादा ग्रुप बने हुए हैं। दुनिया भर के लोग हैं, 80 से ज्यादा कंट्रीज के लोग हैं। बच्चन जी का बर्थडे हो, पिक्चर हो, उनकी कुली वाले एक्सीडेंट की एनिवर्सरी हो, उनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, साथ में पिक्चर देखते हैं, EF गेट टुगेदर करते हैं। अभी परसों ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हमारी 2 EF आई हुई थी, फीमेल EF थी, तो हमने उनके साथ दिल्ली में डिनर किया। दिल्ली के EF 17-18 लोग हम इकट्ठे हो गए, तो एक परिवार सा, EF मतलब एक्सटेंडेड फैमिली। तो हमने उन्हें अमिताभ बच्चन एक्सटेंडेड फैमिली टीम करके हमने एक ग्रुप बना रखा है। तो बच्चन जी जब 3-4 दिन तक देखा, ब्लॉग पे सिर्फ ब्लॉग नंबर डालने, ट्विटर पे ट्विटर नंबर डालने, उनकी आदत है, वो नंबर डाल के लिखते हैं कि मेरा कौन सा दिन का आज कौन सा ब्लॉग है, उसका नंबर चल रहा है, ट्विटर का नंबर चल रहा है, फेसबुक का नंबर चल रहा है। तो कुछ लिख नहीं रहे थे, सिर्फ नंबर डाल रहे थे, चुपचाप हो गए थे। तो मैंने उस पर एक कविता लिखी उनकी उस चुप्पी को देखते हुए, चुप्पी और चुपचाप। चुप्पियों का संवाद सीखिए कवि महाशय। बच्चन जी ने मुझे टाइटल दे रखा है कवि महाशय, तो मैंने इस कविता में इसको यूज किया, जनरली नहीं करता हूँ। चुप्पियों का संवाद सीखिए कवि महाशय, भाषा बोलियों की यहाँ पर बर्बाद हो रही है। भाषा बोलियों की यहाँ पर बर्बाद हो रही है, ना बोल रहे हैं लब उनके, ना बोल रहे हैं लब हमारे, बस और बस चुप्पियों की आवाज हो रही है। बस और बस चुप्पियों की आवाज हो रही है, लिहाज कब तक, चुपचाप कब तक रहते, लबों पर तालाबंदी अब रिवाज हो रही है। शब्द थे तो चुत्ते थे और जख्म दे जाते थे, चुप्पियों का मजा अलग, चुप्पियां लाजवाब हो रही हैं। चुप्पियों का मजा अलग, चुप्पियां लाजवाब हो रही हैं। बदजुबानी से अच्छा है कि चुपचाप ही रहें वो, चुपचाप हैं वो तो चुप्पियां ही जवाब हो रही हैं। प्यार से बोलना है तो बोल, गुस्सा है तो चुप रहे। प्यार से बोलना है तो बोल, गुस्सा है तो चुप रहे। ज्यादा बोलने से ही तो आज रिश्तेदारी खराब हो रही है। ज्यादा बोलने से ही तो आज रिश्तेदारी खराब हो रही है। बोलने का लहजा अलग है और चुप्पी का अलग, समझने वाले समझते, चुप्पियां कहाँ अब राज हो रही हैं। वो बोलते कुछ तो सब खत्म हो जाता आज, चुपचाप हैं तो ये चुप्पी हमसे बर्दाश्त हो रही है। चुप्पियों का संवाद सीखिए कवि महाशय, भाषा बोलियों की यहाँ पर बर्बाद हो रही है। भाषा बोलियों की यहाँ पर बर्बाद हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं कुछ कविता से हटके नहीं बोल रहा, मैं भी किसी की कविता ही गा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट पास ही है। मेरा नाम रितेश रावत है एंड मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट सब मुझसे बड़े हैं यहाँ पे, तो मैं शायद जेंजी वाले ना गा पाऊँ यहाँ पे। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा तुमने जहाँ से। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्ता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। थैंक यू। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। मेरे लिए पुराने गानों में ऐसा होता था कि कवि अपनी बात कह रहा है और ऐसा लगता था कि म्यूजिक कम्युनिकेट कर रहा है। आप सब अकेले भी सुनते तो ऐसा लगता था कोई आपसे हाल पूछ रहा है ना, कहानी चल रही है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है। जैसे कि देखिए कैसे, हाल कैसा है जनाब का,
क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो यूं ही फिसल गया हा हा। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो यूं ही फिसल गया हा हा। वैसे मैं किशोरदा जी इतना अच्छा नहीं कर सकता। बहकी बहकी चले है पवन जोड़े है तेरा आंचल, छोड़ो छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी बहकी चले है पवन जोड़े है तेरा आंचल, छोड़ो छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, तेरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो। क्या बात है। हाल कैसा है जनाब का। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ लास्ट सॉन्ग्स के साथ मैं खत्म करूंगा अगर इजाजत है तो। मैं तो शायद थोड़ा सा इसको 90s की तरफ लेके जाता हूँ, आप गैस करना, ठीक है। अब गैस कर लिया तो सीधा गाने पे आता हूँ। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जानू कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। Thank you so much. Thank you so much. कविशाला का सबसे पहले तो धन्यवाद, आप लोगों हमें ये मंच दिया है। मैं वैसे इनके साथ मैं 6 साल से जुड़ी हुई हूँ, कविशाला में लिखती हूँ, पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे बड़ी बात। और आपकी तारीफ मैं कर सकती हूँ खुले दिल से, और बिल्कुल मतलब क्या कोई शक नहीं है कि आपकी मेहनत मैंने बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, आपकी ग्रोथ को मैं विटनेस कर रही हूँ, बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। अच्छा, और मैं जो है लिखती तो अलग अलग, जैसे कि कोई मूड होता है, इस स्टेज पे ना
अब किसी चीज में बंधन नहीं रहा, ना कुछ खोने का डर है ना कुछ पाने की चाहत है। तो अब क्या है कि मैं आपको जिंदगी से जोड़ना चाहती हूँ। जिंदगी, ये मेरी अपनी लिखी हुई कविता है। जैसे कि आप लोग भी अपने अपने भाव एक्सप्रेस कर रहे हैं, वैसे ही मेरा है। अच्छा, इसमें क्या है कि मैंने जिंदगी को एक पर्सोनिफाई किया है, मानवीकरण, उसको मैंने स्त्री का रूप दिया है। और ये इस कविता में मेरी और जिंदगी की वार्तालाप है। क्या बात है, बहुत सुंदर। कल यूं ही जिंदगी से मुलाकात हो गई, कल यूं ही जिंदगी से मुलाकात हो गई, बातों ही बातों में बात हो गई। मैंने पूछा कौन हो तुम, कहाँ से हो आई। मैंने पूछा कौन हो तुम, कहाँ से हो आई। क्यों करती हो मेरा पीछा, बन मेरी परछाई। क्यों करती हो मेरा पीछा, बन मेरी परछाई। होले से वो लगी मुस्कुराने, इतना सुनकर वो लगी मुस्कुराने, होले से मेरी पीठ लगी सहलाने। कौन हूँ मैं, कहाँ से मैं आई, कौन हूँ मैं, कहाँ से मैं आई। क्यों व्यर्थ के प्रश्नों की बौछार है लगाई, क्यों व्यर्थ के प्रश्नों की बौछार है लगाई। धीर धरो और मुझे पहचानो, धीर धरो और मुझे पहचानो, तुम का ही अस्तित्व है मुझसे ही जानो, मुझसे ही अस्तित्व तेरा बस इतना ही जानो। देखिए हम जिंदा हैं, जिंदगी है तो हम जिंदा हैं, नहीं तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। मुझसे है अस्तित्व तेरा बस इतना ही जानो। अब इसके बाद क्या है कि वो मुझे इसका आंसर कर रही है, जो मेरा क्वेश्चन है, जो मैंने उस पर प्रश्न किया था। अब वो कह रही है जब जब तुम गिर पड़ती हो, जब जब तुम गिर पड़ती हो, उंगली पकड़ मेरी उठ जाती। जब जब तुम गिर पड़ती हो, उंगली पकड़ मेरी उठ जाती हो। गिर जाती जब अंधकार में नई राह बन आती हो, गिर जाती जब अंधकार में नई राह बन आती हूँ। औरों की तो बात करूँ क्या, औरों की तो बात करूँ क्या, तुमको तुमसे मिलवाती हूँ, तुमको तुमसे मिलवाती हूँ। अच्छा, एक तो कविताएं तो मेरी और भी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो माहौल है उसको तो मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मुझे जो है ना ये सिंदूर वाला जो है, मैं भी बहुत आहत हुई थी और उसको मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। बाकी मैंने बंद कर दिया टाइम की वजह से। मैंने अपनी कविता को शीर्षक दिया है माटी करे पुकार। देश पुकारे तुम्हें धर्म पुकारे, देश पुकारे तुम्हें धर्म पुकारे। वक्त नहीं अब केवल शास्त्रों की चर्चा करने का, वक्त नहीं अब केवल शास्त्रों की चर्चा करने का। वक्त नहीं अब हाथों में हाथों को यूं धरने का। एक बार फिर कायरों ने मासूमों पे वार किया, हरे भरे पहलगाम को लाल खून से रंग दिया। हरे भरे पहलगाम को लाल खून से रंग दिया। माँ भारती के गौरव को फिर से अपमानित किया, माँ भारती के गौरव को फिर से अपमानित किया। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को तार तार किया। मैं ये जानबूझ के ये लाइन लिखी है ताकि सबको ये याद रहे। हम लोग, मैं इस चीज को कंट्रोवर्सी में नहीं, लेकिन याद रहे कि वहाँ पे किस बात से कैसे, ताकि हम को रिलेट कर पाए, आगे की जनरेशंस को हम बता पाए इस गाइस वे में, ना कि एक बार कायरों ने फिर मासूमों पे वार किया, हरे भरे पहलगाम को लाल खून से रंग दिया। माँ भारती के गौरव को फिर से अपमानित किया। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को तार तार किया। निहत्थों पे वार करके खुद को बहादुर कहलाते हो, निहत्थों पे वार करके खुद को बहादुर बतलाते हो। भारत के शेरों के आगे तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो। ये देखिए, ये उस दिन के बाद नेक्स्ट डे मैंने लिखा था, लेकिन उसके बाद जो हमारे वीर सैनिकों ने जवाब दिया वो वाकई तारीफ के काबिल है। निहत्थों पे वार करके खुद को बहादुर बतलाते हो। भारत के शेरों के आगे तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो। सांसों में नफरत, जेबों में खंजर, सांसों में नफरत, जेबों में खंजर। गंगा यमुना तहजीब सिखलाते हो। शर्म करो, शर्म करो। जामा धर्म का ओढ़कर कर्म अधर्म का करते हो। जामा धर्म का ओढ़कर कर्म अधर्म का करते हो। कायर न समझो हमको, धीर धरे थे अब तक। कायर न समझो हमको, धीर धरे थे अब तक। अपनी धर्म की मर्यादा का ही मान रखे थे अब तक। मानवता का पाठ कहाँ तुम्हें समझ में आता है। तेरी भाषा में हमको समझाना आता है, तेरी भाषा में ही हमको समझाना आता है। सौगंध हमें इस माटी की, हर मांग का बदला लेंगे हम। चुप न बैठेंगे तब तक, आतंक का अंत करेंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं कोई कवि या लेखक नहीं हूँ। यहाँ आप सबको सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सुनाना भी चाहिए या नहीं, और मुझे मंच का कोई अनुभव भी नहीं है। अपना 1 या 2 बार मैं कहीं गया होऊंगा ऐसे ही दोस्ताने में, कविशाला में भी पहली बार आया हूँ। हाँ, लिखता हूँ सोशल मीडिया पर, तो अलग अलग विषय आए हैं। कुछ शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ, अगर हृदय तक छूते हैं, हृदय को स्पंदित करते हैं तो बस मुझे सूचित कर दीजिएगा। कि अब अक्सर
बूढ़ी माँ अकेले रहती है। मैं अपनी मदर के लिए लिखा है कि अब अक्सर बूढ़ी माँ अकेले रहती है और इस दौरान वो बढ़ जाती है कई खाचों में। अपनी आंखें निकाल कर बिछा देती है रास्तों पर, अपनी आंखें निकाल कर बिछा देती है रास्तों पर, और कान दरवाजे पे। दिल को तो पहले ही भेज चुकी है बच्चों के साथ। फिर वो रहती है अकेली, बिना आंख, बिना कान और बिना दिल के। उसके बच्चे कहीं मिले तो कहना उनसे, टुकड़ों टुकड़ों में जो बटी पड़ी है माँ, आकर समेट लें उसको। थैंक यू। एक कविता मैंने लिखी थी, सबके हिस्से में नहीं आता। सबके हिस्से में नहीं आता। हाँ, बहुत अच्छा शीर्षक है। और बड़ा इत्तेफाक ये है कि ये कुछ लोगों ने इसको शेयर भी किया, लाइक भी किया, और एक दिन मैं YouTube पे देख रहा था तो करीबन 50+ लोगों ने इसको अपने अपने नाम से डाल रखा है। तो मतलब मुझे ये अच्छा लगा। वैसे ठीक है, हम तो लेखक हैं, लिख दिया, काम खत्म। शब्द जो है सर वो सुनिए कि ये जमीन, ये आसमान, ये खुशी, ये मुस्कान, रोटी, कपड़ा और मकान सबके हिस्से में नहीं आता। कि ये जमीन, ये आसमान, ये खुशी, ये मुस्कान, रोटी, कपड़ा और मकान सबके हिस्से में नहीं आता। ये एतबार, ये प्यार, ये आंसू, ये इंतजार, सुकून भरा एक इतवार सबके हिस्से में नहीं आता। थैंक यू। और ये मंजिल, ये रास्ता, ये सफर, ये मंजिल, ये रास्ता, ये सफर, ये रात, ये शाम, ये शहर, हाथ पकड़ के चले वो हम सफर सबके हिस्से में नहीं। और बेशक ये किसी कहानी, किसी किस्से में नहीं आता कि जिंदगी तो मिलती है मगर जीना सबके हिस्से में नहीं आता। शुक्रिया। पहली बार सुना रहे हो? नहीं, मैं पहली बार ही सुना रहा हूँ। मतलब एक या दो बार कविशाला में भी पहली बार आया हूँ। और एक छोटा सा प्रेम का गीत सुना देता हूँ और फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा, ज्यादा नहीं है समय। शीर्षक है तुम कहो किसको सुनाए। कविता, प्रेम गीत, जो भी आप समझ लें। कि शांत हृदय के पटल पर प्रेम ने छेड़ी कई संवेदनाएं, तुम कहो किसको सुनाए। शांत हृदय के पटल पर प्रेम ने छेड़ी कई संवेदनाएं, तुम कहो किसको सुनाए। मैं ही कागज लेखनी में प्रेम ने जब जब गढ़ी अद्भुत ऋचाएं, तुम कहो किसको सुनाए। और शब्द देखिएगा कि सोचता था मैं सदा क्या खिलेगा इस भला पत्थर से तन में। सोचता था मैं सदा क्या खिलेगा इस भला पत्थर से तन में। प्रेम ने जैसे छुआ पत्थर से तन में पुष्प जन्मे। प्रेम ने जैसे छुआ पत्थर से तन में पुष्प जन्मे। स्वीकार हो तो पुष्प के सो पर तुम्हारे हम सजाएं। शांत हृदय के पटल पर प्रेम ने छेड़ी कई संवेदनाएं, तुम कहो किसको सुनाए। कि स्वप्न जितने घूमते थे नयन नभ में प्रेम सबको संग कर दे। स्वप्न जितने घूमते थे नयन नभ में प्रेम सबको संग कर दे। स्याह उज्जवल मन धरातल में सुनो इंद्रधनुषी रंग भर दे। प्रिय तुम्हारा रंग भी यदि तुम कहो संग संग मिलाएं। शांत हृदय के पटल पर प्रेम ने छेड़ी कई संवेदनाएं, तुम कहो किसको सुनाए। अंतिम कि बिन प्रेम के संभव कहो। इसकी पंक्तियों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कवि होने के नाते। कि बिन प्रेम के संभव कहो क्या इस धरा पर कुछ नहीं। भाव करुणा नेह आखर रस छंद और स्वर कुछ नहीं। बिन प्रेम के संभव कहो क्या इस धरा पर कुछ नहीं। भाव करुणा नेह आखर रस छंद और स्वर कुछ नहीं। प्रेम से उपजा है जो प्रिय प्रेम में फिर डूब जाए। शांत हृदय के पटल पर प्रेम ने छेड़ी कई संवेदनाएं, तुम कहो किसको सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को नमस्कार। तो आज हमने प्रेम की बातें की, पहलगाम की बातें की, गीत भी सुने। आज इससे कुछ हटकर हम इतिहास में चलते हैं। एक प्रबंध काव्य का प्रयास है जिसका शीर्षक है कर्ण। कर्ण महाभारत का वह पात्र जो कुछ निर्भाग था, क्योंकि जो कोई भी और जो कुछ भी उसका सचमुच अपना था वो उसके आसपास तो था किंतु उसके साथ नहीं, और इसी अनभिज्ञता ने कर्ण का भविष्य और भाग्य गढ़ा। वसुसेन यह नाम उसे उसकी प्रिय राधा माता ने दिया और सूर्यपुत्र होने के कारण वह रश्मि रथी भी कहलाया। कविता की ओर बढ़ते हैं। हे वसुसेन हे रश्मि रथी, हे वसुसेन हे रश्मि रथी, ये छल था केवल नियति का, नवजात अबोध जो देव प्रसाद, नवजात अबोध जो देव प्रसाद को संग ना मिला जननी का। रहा माता के शीर से वंचित, रहा माता के शीर से वंचित, कुल का भी तो नाम न था, किंतु था रक्त भुजाओं में क्षत्रिय और इच्छा से दृढ़ था वीर। वह शूर वीर था अडिग विरल, वह शूर वीर था अडिग विरल, करनी थी अभिलाषा पूर्ण उसे, रण कौशल और द्वंद्व युद्ध में होना था निपुण उसे। किंतु वह एक सूत पुत्र था, किंतु वह एक सूत पुत्र था, ना ब्राह्मण ना ही क्षत्रिय कुल था। गुरु द्रोण और प्रभु परशुराम ने ज्ञान तो दिया पर वंचित किया निपुणता से। पर नियति जो रही कठोर कोमल भी वो रही कभी, पर नियति जो रही कठोर कोमल भी वो रही कभी, माता के रूप में राधा मिली और दुर्योधन सा मित्र मिला। धन्यवाद। सुख मिलता था राधेय कहलाकर, यश मिला दुर्योधन सखा बन। काल का पहिया यूं घूमा, काल का पहिया कुछ यूं घूमा, भाई से भाई का युद्ध हुआ, ले आया समय उस दौरा पर जब निज कुल में ही युद्ध हुआ। काल का पहिया यूं घूमा, भाई से भाई का बैर हुआ, ले आया समय उस दौरा पर जब निज कुल में ही युद्ध हुआ। नहीं था ये युद्ध सीमा का, नहीं था ये युद्ध सीमा का, ना शत्रु का ना अश्वमेध, यह युद्ध था द्वेष और तृष्णा का, यह युद्ध था द्वेष और तृष्णा का, जिससे घायल था सबका विवेक। कोई प्रतापी कोई समरसेन, कोई प्रतापी कोई समरसेन, आए यहाँ सब प्राणों को लेन, व्याकुल थी यह धरा अपार, देख वीरों का यह हाल। क्या होगा इस संसार का भवी, क्या होगा इस संसार का भवी, जो वीर गति को प्राप्त हो वीर सभी। कौरवों के साथ थी नारायणी और पांडवों को मिले थे हरि। कर्ण की यह प्रतिज्ञा थी, अर्जुन को परास्त कर जाऊं, प्रमाणित कर दूं शौर्य अपना और द्रोण को झुटलाऊं। अर्जुन को परास्त करने के बहुतेरे कारण थे कर्ण के पास, जैसे गुरु द्रोण से मिली उपेक्षा, शिक्षा की स्पर्धा में हुआ पक्षपात, स्वयंवर में द्रौपदी द्वारा किया गया अपमान, वृषाली और कर्ण का पहला पुत्र सुदामन और कर्ण का छोटा भाई शोण जो अधिरथ पुत्र था, उनका वध भी अर्जुन के ही हाथ हुआ था। इसलिए पीड़ा बहुत थी कर्ण के मन में। इसलिए ही कर्ण की यह प्रतिज्ञा थी, अर्जुन को परास्त कर जाऊं, प्रमाणित कर दूं शौर्य अपना और द्रोण को झुटलाऊं। किंतु एक दिन नियति ने खेला फिर एक खेल गंभीर, किंतु एक दिन नियति ने खेला फिर एक खेल गंभीर, कुंती तट पर आई थी कर्ण के लिए केवल दुविधा लाई थी। बड़े प्रेम से करधर बोली, बड़े प्रेम से करधर बोली, तू ही है मेरा ज्येष्ठ तनय, पर हुआ मुझसे ही यह कार्य अनय। जग के भय से थी कांप गई, लांछन के डर से कर यह पाप गई। चल मिल जा उनसे जो है तेरे सहोदर, मिलेगा तुझे वहाँ प्रेम अटल। मेरा कहा नहीं टालेंगे, मस्तक पर तुझे विराजेंगे। सुनकर कर्ण कुछ मौन हुआ, यह सुनकर कर्ण कुछ मौन हुआ, मन में भावनाओं का विप्लव हुआ, नयनों में अश्रु धार लिए प्रश्न रखा कुंती के समक्ष। क्यों स्मरण किया माता इस क्षण, क्यों स्मरण किया माता इस क्षण, क्या ज्ञात नहीं था मेरा जीवंत। क्यों स्मरण किया माता इस क्षण, क्या ज्ञात नहीं था मेरा जीवंत। सुत प्रेम यहाँ पर लाया है या पांडवों का विचार बस मन में आया है। असमय की है यह प्रीत कोई, असमय की है यह प्रीत कोई, या है ये नई रणनीत कोई। मेरी विवशता भी जानो तनिक माँ, मेरी विवशता भी जानो तनिक, दुर्योधन का ऋणी है यह जीवन किंचित, जो अब मैं मुख मोड़ जाऊंगा जीवन भर कृतज्ञ कहलाऊंगा। पांडवों को साथ है केशव का,
पांडवों को साथ है केशव का, किंतु दुर्योधन को केवल मेरा। अब इस क्षण ना निर्णय बदलेगा, नियति अनुसार ही फलित होगा। नियति क्या थी? नियति कर्ण का कुंडल और कवच तो देवराज इंद्र ने पहले ही छल से मांग लिया था। उसे पता था अब वह अभेद्य नहीं रहा, किंतु उसे अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास था। केशव ने किया था प्रयास यही, कर्ण फिर क्या कहता है? केशव ने किया था प्रयास यही, इस भेद से किया था प्रहार यही, पर हृदय परिवर्तन हो न सका, सत्य ये मुझे छल ना सका। कौन्तेय अब भी बन सकता हूँ, कौन्तेय अब भी बन सकता हूँ, पर राधेय को छल नहीं सकता हूँ। धन्यवाद। अब मेरी विनती मानो माँ, अब मेरी विनती मानो माँ, दुविधा में ना डालो माँ। यह घड़ी है वचन निभाने की, रण में शौर्य दिखाने की, सम्मान और प्रेम का ऋण चुकाना है, दुर्योधन को विजयी बनाना है। अब और वचन न ले पाऊंगा, अब और वचन न ले पाऊंगा, किस हाल भी साथ न हो पाऊंगा। सो मेरा नमन स्वीकारो माँ, जा आशीर्वाद पांडवों में बांटो माँ। धन्यवाद। क्योंकि मन में क्या है यह भाप चुका, मन में क्या है यह भाप चुका, क्या चाहती हो यह जान चुका। मन में क्या है यह भाप चुका, क्या चाहती हो यह जान चुका। दानवीर कहलाता हूँ, न रिक्त कर लौटाता हूँ, सो वचन आज यह देता हूँ, वचन आज यह देता हूँ। न असी अनुज पे उठाऊंगा, किंतु अर्जुन के प्राणों को किंचित ही ना तज पाऊंगा। धन्यवाद। 5 पुत्रों की माता हो, इस जग में 5 पुत्रों की माता हो, पुत्र 5 ही रहेंगे शेष। अर्जुन विजय या कर्ण होगा, यह तय करेगी नियति विशेष। धन्यवाद। एक बार फिर वंदन कर, एक बार फिर वंदन कर, जननी के चरणों को छूकर 2 बूंद अश्रु के अर्पण कर। चल पड़ा कर्ण कर्तव्य पथ पर, क्योंकि अब जो शेष थे भावनाओं से परे वो केवल कर्तव्य थे। एक बार फिर वंदन कर, जननी के चरणों को छूकर 2 बूंद अश्रु के अर्पण कर। चल पड़ा कर्ण कर्तव्य पथ पर, अब लौट नहीं सकता था कर्ण, अब लौट नहीं सकता था कर्ण, यह दुख भी नहीं कह सकता था कर्ण। नियति की इस गति पर केवल हंसकर सब सह सकता था कर्ण, हंसकर सब सह सकता था कर्ण। धन्यवाद। मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मेरा नाम प्रमोद वर्मा है और मैं 37 में रहता हूँ। भारत विकास परिषद को सभी लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। मैं नारायण शाखा का अध्यक्ष हूँ और मैं बंसल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये इतना बड़ा मंच दिया हमको भी और अंकुर जी को, और लोगों ने इतना बढ़िया बोला, उनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। मैंने भी 2 किताबें लिखी हैं और 3-4 लाइन में है। वक्त नहीं मिलता है कि पूरा कर पाऊँ, टाइम नहीं है। मेन मुद्दा तो ये है, लिखता हूँ सदा उसी के लिए जिन्होंने हमें कभी पढ़ा ही नहीं, लिखता हूँ सदा उन्हीं के लिए जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। क्योंकि मुझे भी कोई चीज याद नहीं हो पाता, वक्त नहीं मिलता लिखने के लिए। सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है, कम समय में जो सुना सकता वही सुना देता हूँ आप लोग को। मैं भी ज्यादातर सच्चाई पे ही लिखता हूँ। आजकल मैं इंजीनियर से कवि हो गया हूँ, आजकल मैं इंजीनियर से कवि हो गया हूँ। लिखने की वजह ढूंढने लगा, लिखने की वजह ढूंढने लगा हूँ। कभी कल्पना तो कभी हकीकत बयां करने लगा, कभी कल्पना तो कभी हकीकत बयां करने लगा। न मिले किसी का साथ तो हमें याद करना, न मिले किसी का साथ तो हमें याद करना। तन्हाई महसूस हो तो हमें याद करना, तन्हाई महसूस हो तो हमें याद करना। खुशियां बांटने के लिए दोस्त हजारों रखना। गम बांटना हो तो हमें याद करना, गम बांटना हो हमें याद। अभी विनीत जी बहुत सारा मोहब्बत पे बोल गए, 2 लाइनें मैं भी बोल देता हूँ। मोहब्बत के रिश्ते कितने अजीब होते हैं, मोहब्बत के रिश्ते कितने अजीब होते हैं। दूर कितने भी हो दिल के बहुत करीब होते हैं, दूर कितने भी हो दिल के बहुत करीब होते हैं। हमें मोहब्बत नहीं मिली तो क्या हुआ, ये तो अपने अपने नसीब होते हैं। दौलत तो भीख मांगने पर भी मिल जाती है, दौलत तो भीख मांगने पर मिल जाती है, मगर इज्जत कमानी पड़ती है, मगर इज्जत कमानी पड़ती है। मजबूरियां देर रात तक जगाती है, मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठाती है, जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठाती हैं। तस्वीर में साथ होने से ज्यादा जरूरी है तकलीफ में साथ होना, तस्वीर में साथ होने से ज्यादा जरूरी है तकलीफ में साथ होना। फूलों की तरह कभी मत खिलना, फूलों की तरह कभी मत खिलना। जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे। जीना हो तो पत्थर बनकर जियो, जीना हो तो पत्थर बनकर जियो। जिस दिन तरासे गए खुदा बन जाओगे, जिस दिन तरासे गए खुदा बन जाओगे।
मैं सच्चाई पे थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, इसलिए हमारे दोस्त मित्र बहुत कम होते हैं। वैसे बहुत है नारायण शाखा में और भारत विकास परिषद में तो बहुत सभी अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सच्चाई पे कुछ लिखा हूँ। और सबको पता है आज की डेट में सच कोई नहीं बोलता, केवल 2-3% ऐसे लोग हैं जो सच बोलते हैं, वो भी जरूरत पड़ने में झूठ ही बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सच यह भी है, यहाँ न कोई सच बोलना चाहता है, न कोई सच सुनना पसंद करता है, न कोई सच सुनना पसंद करता है। यहाँ तक कि जज के सामने गीता पर हाथ रखकर, जज के सामने गीता पे हाथ रखकर गीता की कसम खाकर लोग झूठ ही बोलते हैं, और जज को भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है। कलयुग की दुनिया में सच को ढूंढते हो, कलयुग की दुनिया में सच को ढूंढते हो, बिकता है यहाँ झूठ सच को पूछते हो, बिकता है यहाँ झूठ सच को पूछते हो। बंजर जमी में फूल को रोकते हो, बंजर जमी में फूल को रोकते हो। प्यार बेवफा से वफा को सोचते हो, प्यार बेवफा से वफा को सोचते हो। अखबार भी अब बिककर छप रहा है, अखबार भी अब बिककर छप रहा है। सच तो अदालत में सबूत ढूंढ रहा है, सच तो अदालत में सबूत ढूंढ रहा है। हर चेहरा नाकाम में हर बात अधूरी है, हर चेहरा नाकाम में हर बात अधूरी है। इंसानियत की डगर अब हो गई दूरी है, इंसानियत की डगर अब हो गई दूरी है। कहीं रिश्ते हैं सौदों में कहीं इज्जत नीलाम है, कहीं रिश्ते हैं सौदों में कहीं इज्जत नीलाम है। कलयुग की इस भीड़ में बस मतलब का काम है, कलयुग की इस भीड़ में बस मतलब का काम है। धर्म भी सियासत में अब शामिल हो गया है, धर्म भी सियासत में अब शामिल हो गया है। सच को देखकर भी हर कोई अनजान हो गया है, सच को देखकर भी हर कोई अनजान हो गया है। नदी की धारा में जहर बहाया जा रहा है, जमुना नदी में देख लो, नदी की धारा में जहर बहाया जा रहा है। हवा में जिंदगी का गीत मिटाया जा रहा है, हवा में जिंदगी का गीत मिटाया जा रहा है। सच की कीमत अब यहाँ कोई नहीं जानता, सच की कीमत अब यहाँ कोई नहीं जानता। झूठ के सिक्के से, झूठ के सिक्के से हर सौदा हो रहा है, झूठ के सिक्के से हर सौदा हो रहा है। कलयुग की दुनिया में सच को ढूंढते हो, बिकता है यहाँ झूठ सच को पूछते हो। दिल्ली की आवाज सबकी अंदाज, सबके पास एक ही जवाब, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। इस बार जब संडे आया मैडम जी ने अपना पैगाम फहराया। पराग साड़ियों का सेल लगा है, दुपट्टे का मेल लगा है, सैंडल मेरी ड्यूटी है, चश्मा पहले से फूटी है। पति जी ने सर झुकाया, दबे सर में फरमाया अभी टाइम नहीं है। पराग साड़ियां बिकती ही कि नहीं बिकती, पहले बहुत सेल लगता था पराग साड़ियों का 96, 7, 8 के दौर में। बूढ़े बाबा घर में बैठे रजाई ओढ़े, आग को तरसे, यमराज को आवाज लगाया हमें बुला लो अपने घर पे। यमराज ने भी यही फरमाया अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं। जेठ ने बादल से कहा धरती है कब से प्यासी, 8 महीने तड़प के काटी। पहली बार जब मैं दिल्ली आया चांदनी चौक में शरण पाया, 3 दिन में दिल्ली घूम न पाया। भाभी जी ने घर बुलाया, मैंने भी ये अंदाज फरमाया अभी टाइम नहीं है। मैंने टाइम को खुद आजमाया, मैंने टाइम को खुद आजमाया। फेसबुक पर गर्लफ्रेंड बनाया, टेलीफोन व्हाट्सएप से रिश्ता निभाया। जब भी देखने मिलने को फरमाया, उन्होंने यही अंदाज फरमाया अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। जैसे ही फेसबुक फ्रेंड हमारी श्रीमती जी के कानों में आया, जैसे ही फेसबुक फ्रेंड हमारी श्रीमती जी के कानों में आया, 4 खरी खोटी खूब सुना, 4 खरी खोटी खूब सुना। पूछा फेसबुक वाली कहीं रूह तक तो नहीं आ गई, फेसबुक वाली कहीं रूह तक तो नहीं आ गई। मैंने भी सर झुकाया, दबे स्वर में फरमाया अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं। मैंने अखबार पढ़ा 10 साल के बच्चे IIT कर रहे हैं, 16 साल की बिटिया PhD कर रही है, 17 साल की बिटिया CA कर रही है। मेरा बेटा 5वीं कक्षा में हुआ लाया था, मैंने भी फरमान सुनाया 10वीं साल में IIT करा देते हैं। उसने भी सर झुकाया, दबे स्वर में फरमाया अभी टाइम नहीं है। लास्ट पंक्ति आप लोग को सुनाता हूँ, अगर आप तक पहुंचे तो ताली जरूर बता दीजिएगा। आज मेरे सपने में अज्ञात फोन आया, आज मेरे सपने में अज्ञात फोन आया। उसने अपनी मन की खूब सुनाया, उसने अपनी मन की खूब सुनाया। मैं फूला ना समा, मैं फूला न समाया। मैंने कहा भाई अब तो बता दो, भाई अब तो बता दो, अच्छे दिन कब आने वाले हैं। उसने भी यही फरमाया अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सब। तो हमने रिश्तों की, मोहब्बत की और टाइम की भी काफी बातें कर ली। एक चीज भूल गए, तो रेल से शुरू करना चाहती हूँ। रेल पे कुछ लिखा था, है तो रिश्तों पे कविता, पर ट्रेन से शुरू करते हैं। एक कहानी है रेल की पटरियों से कुछ ज्यादा, एक कहानी है रेल की पटरियों से कुछ ज्यादा, जिंदगी भर साथ रहकर कभी न मिलने का वादा। ये कैसी कश्मकश है जिंदगी की, जो साथ मिला उसे छोड़ दूर रह लेने का इरादा। इरादे निभाने नहीं देता प्यार का कायदा, इरादे निभाने नहीं देता प्यार का कायदा। लुट ही जाती है जान देख दिल की अदा। रिश्तों की असलियत को आंकने में कभी कभी बुन ही लेता है दिल सपनों का ढांचा। सपनों के ढांचे से बना है एक रिश्ता, सपनों के ढांचे से बना है एक रिश्ता। कुछ रिश्ते जोड़े हैं सपनों से कम ज्यादा। आंखें खोल जब असलियत को आंका, खोखला सा लगने लगा सपनों का ढांचा। ढांचा था रेल की पटरियों से
से कुछ ज्यादा, ढांचा था रेल की पटरियों से कुछ ज्यादा, खोखली जगहों को लकड़ियों से बांधा। जगह तो है पर साथ न छोड़ने का वादा, दूर सपनों में मिल अलग न होने का पक्का इरादा। मैं फरीदाबाद में पहली बार पढ़ रही हूँ। तो ये समय पे कुछ लिखा था। समय जब कुछ रुक सा जाता है, समय जब कुछ रुक सा जाता है, हवाएं जब यूं थम सी जाती हैं, इस खामोशी में टिकटिकाती ये घड़ी बेहिचक आपसे कुछ कहना चाहती है। चाहती है वो आपको ये बताना कि फिर जी उठेगा ये अफसाना। उम्मीदें जो कुछ थम सी गई हैं, वो अपना लेंगी सपना एक बेगाना। बेगाने से तो हम भी हैं यहाँ, चाहते हैं ढूंढना एक किनारा जो कुछ अपना सा लगता हो, लौटा दे जो जीने का बहाना। बहाने तो एक क्या लाख मिल जाएंगे, पर हम इस पल में यूं जी ना पाएंगे। ये टिकटिकाती घड़ी और ये शांत हवा, ना भूलना चाहे जिसे वो समय ले आएंगे। तो बस एक लास्ट एनवायरनमेंट डे है, तो पेड़ों पे लास्ट सुना दे रही हूँ। थी तो बहुत सी, पर इतने सब लोगों को सुनने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पढ़ूं कौन सी ना पढ़ूं। तो ये कुछ इस तरह से है। ये पेड़ों से छनती हुई रोशनी, इस पूरी रात की बहती चांदनी। ये पेड़ों से छनती हुई रोशनी, इस पूरी रात की बहती चांदनी। रुकी हुई हवा का ये सन्नाटा और इस हल्के कोहरे की नरमी तो है इस धुएं में, छनते हुए जीवन के कोहरे में। न जाने वो कौन से पल हैं जो थम जाते हैं आकर जीवन में। जीवन के कोहरे के छटने तक जी जाएंगे हम मरने तक। ये कोहरा तो सिर्फ बहाना है जीवन में रब को पाने तक। पाना तो चाहते हैं इस चांद को, रब की दी हर सौगात को। फिर क्यों देते हैं राह हम दिल के अजनबी से एहसास को। एहसास के गुम हो जाने तक, एक पल में यूं जी जाने तक। ले जाएगा इस पूरे चांद का नूर हमें किस्मत के उस कोने तक। किस्मत के ये कोरे कोने भर दिए हैं इश्क से हमने, कि रब को पाना भी क्या एहसास है जब हो इश्क जीवन के हर पल में। तमन्ना रही किसी एक का होके रहूं मैं, किसी एक ने भी उस लायक न समझा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक मौर्य है और मैं कविशाला से पिछले कई सालों से जुड़ा हूँ। मैं पहले मीटअप में अंकुर भैया से मिला था, जब कविशाला का सबसे पहला मीटअप था। और आज भी बहुत बहुत शुक्रिया, अंकुर भैया ने कल ही मैसेज किया कि आ जाओ, तो मैं आ गया। तो शुरू करता हूँ। मुझे लगता है कि मोहब्बत थे से शुरू होकर है पे खत्म हो जाती है। मसलन आज के दिन हम मिले थे और आज हम साथ नहीं हैं। आपकी दाद चाहूंगा, शुक्रिया। मोहब्बत में बहुत सारे पड़ाव होते हैं। शुरू करता हूँ कि मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, और जब उसने मुझे देखा मैंने नजर हटा ली उस पर से, और जब दोबारा देखा तो पकड़ा गया। तो शुरू करता हूँ। मैंने जब भी उससे पूछा कि कहाँ हो तुम, उसने हमेशा एक जवाब दिया, तुम्हारे दिल में। मैंने जब भी उससे पूछा कि कहाँ हो तुम, उसने हमेशा एक जवाब दिया, तुम्हारे दिल में। मुझे लगता है कि घर बना लेना चाहिए। आप सवाल का जवाब देना कि मैंने जब भी उससे पूछा कि कहाँ हो तुम, उसने हमेशा एक जवाब दिया, तुम्हारे दिल में। मुझे लगता है कि घर बना लेना चाहिए। 2 BHK या 3 BHK? मुझे 1 BHK। मुझे लगता है कि जब रहना साथ में है तो घर बड़ा नहीं होना चाहिए। घर के आगे एक बगीचा भी होना चाहिए, सुबह शाम उसमें कुछ होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि देर नहीं करनी चाहिए, घर बना लेना चाहिए। मोहब्बत जब एक पड़ाव पे पहुंच जाती है तो मेरा है कि एक चेहरे पे कुछ ख्याल है, एक चेहरे पर कुछ ख्याल है, उसके होठ से सवाल है, क्या ये कश्मीरी सेब है जो टू मच लाल है। एक चेहरे पे कुछ ख्याल है, एक चेहरे पे कुछ ख्याल है, उसकी आंखों में बवाल है, क्या ये जादू है या तिलिस्म है या टू मच माया जाल है। एक चेहरे से कुछ ख्याल है, एक चेहरे पे कुछ ख्याल है, उसके झुमकों में भूचाल है, ये जो गोल गोल घूम रहे हैं, हाय बताओ क्या कोई चाल है। ये एक चेहरे से कुछ ख्याल है, एक चेहरे पे कुछ ख्याल है, गाल के गड्ढों में उसके ढाल है, क्या पानी ठहरता है वहां या टू मच खाल है। हमारे यहाँ खाल को बोलते हैं जो गड्ढा गहरा होता है। और आखिरी पंक्ति की, एक चेहरे पे कुछ ख्याल है, उसके सर पे कुछ अनोखे से बाल हैं जिन्हें हम जुल्फे कहते हैं, ये लटकी क्यों रहती हैं, ये कौन सा न्यूटन लॉ है। एक चेहरे पे कुछ ख्याल है, एक चेहरे पे कुछ ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदत सा होकर इबादत हो गए हो तुम,
आदत सा होकर इबादत हो गए हो तुम, जाने कहां से आकर कौन सा रब हो गए हो तुम, सच्ची में कुछ कुछ सा होकर सब हो गए हो तुम। आखिरी सुना के मैं विदा लेना चाहूंगा। मुझे लगता है प्यार जो एक दौर आ चुका है, प्यार फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से शुरू होता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। बट मैं कैसे चाहता हूँ मैं कैसा चाहता हूँ, हाँ, उसके बाद फिर टिंडर पे भी चला जाता है कि मैं कैसा प्यार चाहता हूँ। मैं शुरू करता हूँ कि आपकी कि रात भर बात ना हो, दिन में मुलाकात ना हो, फोन पर बात ना हो, वीडियो कॉल करने की औकात ना हो, वो मुझे खत लिखे, मैं उसे खत लिखूं। मुझे ऐसा प्यार चाहिए, मुझे ऐसा प्यार चाहिए कि खत का मेरे इंतजार करे, मेरे खत को बार बार पढ़े, तस्वीर देखकर वो मेरी मुझे बार बार याद करे, हिचकी जो आए मुझे मैं उसे मिस कॉल करूं। मुझे ऐसा प्यार चाहिए, मुझे ऐसा प्यार चाहिए। 5G के फोन से वो 2G सा बात करे, 5G के फोन से वो 2G सा बात करे, 21वीं सदी में चिट्ठी से संवाद करे, मिलने को रविवार करे, घड़ी दर घड़ी मेरा इंतजार करे। मुझे ऐसा प्यार चाहिए, मुझे ऐसा प्यार चाहिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि आखिरी एक और कर लेता हूं मैं। धन्यवाद। टाइम मुझे लगता है बहुत है अभी कि रेगिस्तान में खड़े हैं जहां पानी नहीं, रेगिस्तान में खड़े हैं जहां पानी नहीं, लगी है प्यास मगर बुझानी नहीं, कि मोहब्बत में है वो शख्स हमसे पूछो, मोहब्बत में है वो शख्स हमसे पूछो, मिलाता है होठ से होठ और कहता है बात आगे बढ़ानी नहीं, कि मिलाता है होठ से होठ और कहता है बात आगे बढ़ानी नहीं, छलक पड़ते हैं उसकी आंखों से समंदर, जो कह दूं अब से मैं तेरा जानी नहीं, कहती है बात आगे बढ़ानी नहीं। मेरे दोस्त जा तू भी आजमा के देख ले, मेरे दोस्त जा तू भी आजमा के देख ले, बहुतों ने ट्राई किया मगर वो मानी नहीं। मिलाता है होठ से होठ और कहता है बात आगे बढ़ानी नहीं। आखिरी पंक्ति आप सबकी दाद चाहूंगा, और अगर आप तक पहुंचे तो जोरदार ताली बजाना। कि आखिरी पंक्ति कि सरकारी कामकाज सा है इश्क अपना, सरकारी कामकाज सा है इश्क अपना, लगा है नल जिसमें पानी नहीं, मैंने बहुत समझाया मगर मानी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। है जिंदगी तू भी बड़ा कमाल करती है जिंदगी तू भी बड़ा कमाल करती है, अपनी चालाकियों से जीना मुहाल करती है। क्या बात है। जिंदगी तू भी बड़ा कमाल करती है, अपनी चालाकियों से जीना मुहाल करती है, कि थक गई हूँ मैं उत्तर दे देकर तेरे प्रश्नों के, कि थक गई हूँ मैं उत्तर दे देकर तेरे प्रश्नों के, और एक तू है कि हर रोज एक नया सवाल करती है। जिंदगी तू भी बड़ा कमाल करती है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इतनी दूर आए, फरीदाबाद आए, और जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार फरीदाबाद में पढ़ा, और ये फिर रचनाशाला का सौभाग्य है कि आपने उसके मंच से पढ़ा। और कविशाला का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने यहाँ चुना, और विशेष तौर पर विकास बंसल जी का, हालांकि भैया कहती हूँ तो थोड़ा फंबल हो रहा है नाम बोलते हुए, तो बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों तक पहुँचने का। और मैं गीत लिखती हूँ ज़्यादातर, तो एक गीत ही आपको सुनाऊंगी, हालांकि आप सभी तहत में पढ़ रहे थे, कुछ अलग आपके लिए शायद होगा। देखो कितनी उलझी देखो कितनी उलझी है जीवन की डोर, देखो कितनी उलझी है जीवन की डोर, चाहे आंसू भरे हुए हंसते नैनों के को। अगले पद में देखिएगा, ये होता है, बन बैठा मदारी भाग्य अपनी उंगली पर नचाता है, नट सा जीवन मूक हुआ रस्सी पर चलता जाता है, कोई खेले हंस खेल कर तो कोई रो कर गीत सुनाए, जीवन के इस रंग मंच पर ये अभिनय रुकने ना पाए, भाग चुका है मीलों लेकिन भाग चुका है मीलों लेकिन कहीं नहीं है छोर, चाहे आंसू भरे हुए
हंसते नैनों के को, क्या सोचे क्या खोया पाया। ये होता है हमारे साथ कई बार। क्या सोचे क्या खोया पाया, विधि की अपनी इच्छा है। क्या सोचे क्या खोया पाया, विधि की अपनी इच्छा है। कम ज्यादा या ज्यादा कम, जो जैसा है अच्छा है। इस रंग बदलती दुनिया में कब कौन देता है साथ। नयन अभागे फिर भी खुश हैं, आंसू जो हैं पास। चांद कभी तो इस धरती बिन, चांद कभी तो इस धरती बिन, नहीं है कोई और। चाहे आंसू भरे हुए हंसते नैनों के कोर, मन में उठते सभी प्रश्न जब हो जाते निरुत्तर हैं। बातों का भी क्या लाभ जब नहीं मिलते प्रत्युत्तर हैं। गांठ लगा कर इस गठरी को अब तो हमने फेंक दिया। सूरज को दीवा दिखलाना हमने अपना शौक किया। नहीं कोई अब अंतर पड़ता, नहीं कोई अब अंतर पड़ता कि निशा हुई है या भोर। चाहे आंसू भरे हुए हंसते नैनों के को। बहुत बहुत आभार आपसे। सुनिए सर, आपकी नजर करता हूँ क्योंकि आपकी आवाज अच्छी है, तो मैं दाद चाहता हूँ आपसे कि मैंने एक पल चुरा कर करीब रख लिया। मैंने एक पल चुरा कर करीब रख लिया, जैसे तकदीर से लड़कर नसीब रख लिया। जैसे तकदीर से लड़कर नसीब रख लिया। और उदासी ने दिल का एक हिस्सा कब्जा कर, उदासी ने दिल का एक हिस्सा कब्जा कर मेरे पड़ोस के घर में रकीब रख लिया। मेरे पड़ोस के घर में रकीब रख लिया। और उस मासूम ने जब मजहब का जिक्र किया, उस मासूम ने जब मजहब का जिक्र किया, उस दिन से मैंने भी अपना नाम वसीम रख लिया। और सुनिए सर कि मेरी चौखट दिवाली के दिए के इंतजार में है। मेरी चौखट दिवाली के दिए के इंतजार में है। फकत मैं ही नहीं मेरा गुरूर इख्तियार में है। फकत मैं ही नहीं मेरा गुरूर इख्तियार में है। और जिसके जिक्र से खौफ था बदनाम महफिलों में, जिक्र से खौफ था बदनाम महफिलों में। शहर पूछता है वो आशिक अब किस खुमार में है। शहर पूछता है वो आशिक अब किस खुमार में है। और तेरी बेवफाई से जिस्म तो जलकर राख हो गया। तेरी बेवफाई से जिस्म तो जलकर राख हो गया, मगर मेरी रूह अब भी मोहब्बत के मयार में है। क्या बात है। एक और शेर आपकी नजर करता हूं क्योंकि आपने इस उम्र में पत्नी के ऊपर सुनाया। ये आप बड़ी हिम्मत है आपकी सर, क्योंकि पत्नी और पाकिस्तान एक ही चीज होती है, कब हमला कर दे कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ मातृशक्ति और पत्नी शक्ति। अच्छा सर, अच्छा तो मैं कहता हूं कि मैंने मोहब्बत का चुनाव हारा है। मैंने मोहब्बत का चुनाव हारा है। अब तो पार्टी बदलने का ही सहारा है। अब तो पार्टी बदलने का ही सहारा है। मैंने मोहब्बत का चुनाव हारा है। अब तो पार्टी बदलने का ही सहारा है। और एक बार चुनाव चिन्ह पर मोहर लग जाए, एक बार चुनाव चिन्ह पर मोहर लग जाए, फिर तो नारी सेवा में ही जीवन बिताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, बहुत अच्छी कविताएं सुनी लोगों ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए कविशाला के साथ में। जैसे कविशाला हमेशा कहता है कि लिखते रहिए, आदत बुरी नहीं है। थैंक यू सो मच।